नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद रोचक किताब हाउ टू एनालाइज पीपल ऑन साइट के बारे में। ये किताब हमारी दुनिया में व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार और उनके व्यक्तित्व को समझने का एक विशेष तरीका प्रस्तुत करती है। इसमें लिखा गया है कि इस दुनिया में सभी लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके व्यवहार, विचार और रीतियों में कितना अंतर होता है। इस किताब में 5 मुख्य प्रकार के व्यक्तित्व दिए गए हैं जिनके आधार पर व्यक्तियों को समझा जा सकता है। हम इस वीडियो में इन 5 प्रकार के व्यक्तित्वों के गुण और उनके पहचान करने के तरीके को विस्तार से समझाएंगे। ये हमें समझने में मदद करेगा कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान होती है और उनके व्यवहार में कैसे फर्क आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को किस तरह से पहचान सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने ये बात साबित की है कि हर व्यक्ति के मूल गुण उसके शरीर, सिर, चेहरे और हाथों के आकार में प्रकट होते हैं। ये आकार इंसान के विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व के गुणों को प्रकट करता है। जैसे एक एक्सरे के द्वारा हम शरीर के अंदर की स्थिति को देख सकते हैं। माना जाता है कि हमारे शरीर का आकार हमारे विचारों और व्यवहारों का एक प्रतीक है। जब हम अपने आप को और दूसरों को समझने की बात करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस दुनिया में सबसे पहला कदम खुद को समझना होता है। जब हम अपने आप को समझते हैं तब हमें अपने लक्ष्य, सपने और उद्देश्यों का पता चलता है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण कदम है दूसरे व्यक्तियों को समझना, क्योंकि हमारा जीवन एक सामूहिक सफर है और हम सड़क पर अकेले नहीं चलते हैं। जब हम अपने आप को समझते हैं तब हमें अपने आसपास के लोगों को समझने की भी जरूरत होती है। ये समझ हमें दूसरों के साथ सहजता से समझौता करने और उनके साथ में अच्छा व्यवहार करने में मदद करती है। जैसे कि एक सड़क पर अपने कार चलाने की समस्या को सोचिए। जब आप कार चलाते हैं तो आपको ध्यान देना होता है कि अपने आसपास के वाहन और पेडेस्ट्रियंस को आपको अपनी कार के कंट्रोल के साथ साथ दूसरों के वाहन के चलने की प्रक्रिया को भी समझना होता है। अगर आप दूसरों के वाहन के व्यवहार को समझ लेते हैं तो आप आसानी से उनके साथ सहजता से चल सकते हैं, बिना किसी अनबन या दुर्घटना के। इस तरह जीवन में भी हमें दूसरों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम साथ में समृद्ध और सुखी जीवन जी सकें। इस वीडियो में आपको आपके व्यक्तित्व और उसमें स्थित कुछ खास गुणों के बारे में जानकारी मिलेगी जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जब हम अपने आप को समझते हैं तो हमें अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता है। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि आप कौन सी प्रकार की कार हैं, अर्थात आपके व्यक्तित्व में कौन से गुण उत्कृष्ट हैं और कौन से गुणों में सुधार की जरूरत है। हर व्यक्ति की कार में कुछ खास गुण होते हैं। किसी की कार तेज हो सकती है तो किसी की कार अच्छी माइलेज देती होगी। इसी तरह हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी कुछ खास गुण होते हैं। ये वीडियो आपको ये बताएगी कि आपका व्यक्तित्व कौन सा है और आप उसमें किस तरह के गुण लेकर आए हैं। दूसरी बात, हमें अपने आसपास के लोगों को समझना भी जरूरी होता है। हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और हमारा जीवन दूसरों के साथ में ही सफल होता है। इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से आप दूसरों को समझ सकते हैं और उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये सहायता हमारे जीवन में खुशी और सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में हम अपने दोस्त, परिवार और समाज के लोगों से संपर्क में आते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे संबंधों पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें अपने संबंधों को समझना और उनसे संवाद करना जरूरी है ताकि हम सही दिशा में अग्रसर हो सकें और अपने जीवन में सफलता पा सकें। इस प्रकार हमारे व्यक्तित्व की पहचान और हमारे संबंधों का अध्ययन हमें खुद को और दूसरों को बेहतर समझने में मदद करता है। ये सहायक होता है हमारे विचारों, व्यवहार और हमारे जीवन के मूल्यों को समझने में। इस प्रकार जब हम अपने आप को और दूसरों को समझते हैं तब हम समाज में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने में और एक दूसरे की मदद करने में सक्षम होते हैं। रिएक्शन टू एनवायरनमेंट।
हर व्यक्ति के लिए उनके आसपास का माहौल उनकी सफलता या असफलता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनवायरनमेंट, जो कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, व्यक्ति के अनुभवों, विचारों और व्यवहारों का सम्यक टोटल है। जब हम इसे सीधे तौर पर सिविलाइज्ड सोसाइटी में लाएं, तो ये व्यावसायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से उस स्थान में फिट होने का अर्थ है जहां व्यक्ति वास्तव में है। व्यक्ति का एनवायरनमेंट उसके व्यवहार को प्रभावित करता है और उसके विचारों को निर्धारित करता है। ये एनवायरनमेंट उनके व्यक्तिगत विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक व्यक्ति के आसपास का माहौल उसके व्यक्तिगत उन्नति और प्रगति में एक मुख्य भूमिका निभाता है। अगर एनवायरनमेंट सुखद, समृद्ध और सहज है, तो व्यक्ति अपनी सिद्धियों की दिशा में अग्रसर होता है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का एनवायरनमेंट असहायक, अव्यवस्थित या अभावपूर्ण है, तो उसकी सफलता पर बुरा असर पड़ सकता है। एनवायरनमेंट का प्रभाव व्यक्ति के विचारों, भविष्य की दिशा और आर्थिक स्थिति पर होता है। जब एक व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट में समृद्ध और सुखद महसूस करता है, तो वो अपनी सिद्धियों की दिशा में प्रगतिशील होता है। समाज में भी व्यक्ति को अपने एनवायरनमेंट में फिट होना अत्यंत आवश्यक है। एक व्यक्ति का सामाजिक और व्यवसायिक स्थान उसके एनवायरनमेंट के अनुकूल होना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट में सामाजिक सहयोग, सम्मान और समर्थन को महसूस करता है, तो वो समाज में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट में फिट नहीं है, तो उसके लिए उस एनवायरनमेंट को बदलना या अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाने की जरूरत होती है। एनवायरनमेंट एक व्यक्ति के विचारों, व्यवहार और आरोग्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अगर व्यक्ति को उस एनवायरनमेंट में सुख, समृद्धि और प्रगति महसूस नहीं होती है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। व्यक्ति के एनवायरनमेंट में होने वाले परिवर्तन उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यदि व्यक्ति एनवायरनमेंट में स्वार्थ या अशांति महसूस करता है, तो उसके कार्य कुशल नहीं होते और वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। इसलिए अगर व्यक्ति को सफलता की दिशा में आगे बढ़ना है, तो उसको अपने एनवायरनमेंट को समझना और उसमें अनुकूलता लाना अत्यंत आवश्यक है। कई बार व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट को बदल नहीं सकता, जैसे कि जॉब या परिवार की स्थिति। ऐसे में वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाने की कोशिश करना सीख सकता है। ये व्यक्ति को असफलता से बचाने में मदद करता है और उसे अपने उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। एक उदाहरण के रूप में सोचिए, एक व्यक्ति को एक कंपनी में नौकरी प्राप्त होती है जहां उसकी सोच और विचारधारा से टकराव होता है। उसके एनवायरनमेंट में अशांति और अव्यवस्था है, जिससे उसका व्यवहार और व्यावसायिक सामर्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इस स्थिति में अगर व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट को बदल नहीं सकता, तो वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाने का प्रयास कर सकता है। वो अपने व्यवहार को सुधार कर सामाजिक सुख और समृद्धि के लिए योगदान देना सीख सकता है। दोस्तों, ट्रॉपिकल पौधों को नेवाडा डेजर्ट में प्लांट करना एक प्रकार का असफल प्रयास है, क्योंकि वहाँ के कठोर और निर्जल एनवायरनमेंट में ये पौधे अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं और अंत में मर जाते हैं। ये पौधे, जिन्हें गर्म और नमकीन जलवायु में उगने की आदत होती है, नेवाडा के मौसम और भू परिस्थितियों में नहीं टिक सकते। लेकिन नेवाडा डेजर्ट में कुछ पौधे होते हैं जो सफलता की दिशा में अग्रसर होते हैं, जैसे कि सेज ब्रश। सेज ब्रश, जो डेजर्ट के प्राकृतिक एनवायरनमेंट से घिरा हुआ होता है, व्यक्ति के नियमों और एनवायरनमेंट को बदलने की शक्ति से वांछित है। इसके बावजूद ये पौधा अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाता है। सेज ब्रश का दृढ़ निश्चय और आगे बढ़ने की इच्छा उसे सफलता की दिशा में अग्रसर रखती है। ये एक छोटा सा झाड़ होता है, लेकिन इसका दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में अगर हम कोशिश करते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सेज ब्रश का ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि हर व्यक्ति में अपने एनवायरनमेंट के अनुकूल बनने की क्षमता होती है। ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सब कुछ बदल सकें, लेकिन हम अपने विचारों और कार्यों को बदलकर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यदि हम समय और यत्न लगाकर अपनी परिस्थितियों को समझते हैं और उनके अनुकूल बनने की कोशिश करते हैं, तो हम भी
सेजब्रश की तरह सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार सेजब्रश एक प्रकार का प्रतीक है कि हमें असफलता वाली परिस्थितियों में भी लड़ते हुए अपने आप को उसके अनुकूल बना लेना चाहिए और फिर आप देखिएगा कि आप किस तरह से सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इंसान की जिंदगी में समस्याओं का सामना सभी प्राणियों के लिए आम है। ये समस्याएं एक प्राणी के एनवायरनमेंट में होने वाले परिवर्तन या स्थितियों के कारण आती हैं। इनमें से दो मुख्य ऑप्शंस का सामना होता है। पहला ऑप्शन, अपने आप को किसी भी स्थिति या एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाना। ये समस्या तब आती है जब व्यक्ति को अपने साथ के एनवायरनमेंट में अनुकूलता नहीं मिलती है। इसमें व्यक्ति को अपने व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व को बदलकर अपने आसपास के लोगों और माहौल के अनुकूल बनने की जरूरत पड़ती है। दूसरा ऑप्शन है अपने एनवायरनमेंट को ही बदल देना। जब आप सेजब्रश या नेवाडा डेजर्ट के पौधे को देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये पौधा अपनी स्थिति या एनवायरनमेंट को नहीं बदल सकता। ये पौधा अपने आप को सिर्फ उस एनवायरनमेंट के अनुकूल बना सकता है। इसका अर्थ ये है कि ये पौधा एनवायरनमेंट की स्थिति को बदल नहीं सकता, लेकिन अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुकूल बना सकता है क्योंकि ये फिक्स्ड है। पर इसके विपरीत इंसान अपना एनवायरनमेंट बदल सकता है। कभी कभी व्यक्ति को समय या परिस्थिति से दूर जाना पड़ता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने आप को अनुकूल बनाता है, यानी कि व्यक्ति अपने आप को अलग कर लेता है ताकि वह समय या परिस्थिति से निपट सके। जब कोई व्यक्ति अपने यूजुअल एनवायरनमेंट से अलग हो जाता है, वो अक्सर सोचता है कि नया माहौल उसके लिए बेहतर होगा, पर असल में जब वो एक नए एनवायरनमेंट में आता है तो वहाँ भी उसकी समस्याओं का मूल कारण वही रहता है। ये दिखाता है कि किसी भी नए स्थान पर जाने से व्यक्ति की समस्याओं का हल नहीं होता, क्योंकि समस्या उसके साथ चलती है। जब तक व्यक्ति एक विकसित या भरे हुए समाज में रहता है, तब तक उसके लिए जरूरी है कि वो अपने और दूसरों के स्वभाव को समझे। इसमें व्यक्ति को दूसरों के लक्ष्य, उद्देश्य या गतिविधियों को समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये उसके रास्ते में मूल प्रतिबंध होते हैं। अगर वो दूसरे लोगों की मदद, विश्वास और मित्रता का सहारा ना ले तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसका अर्थ ये है कि किसी भी नए माहौल में होने या किसी भी नए उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए व्यक्ति को दूसरों का सहयोग और भरोसा हासिल करना जरूरी होता है। ये उनकी आगे बढ़ने की क्षमता को प्रभावित करता है और उन्हें सफलता की ओर एक कदम आगे ले जाता है। प्राचीन काल में लोग अक्सर एक दूसरे से कम मिलते थे और उनके बीच का संबंध भी कम था। ह्यूमन नेचर उस समय की मुख्य समस्या नहीं थी। उनकी एनवायरमेंटल समस्याएं ज्यादातर प्रकृति के प्रभाव, तीव्र तूफान, एक्सट्रीम तापमान और सर्दी, अंधेरा और हमेशा मौजूद जंगली जानवरों से संबंधित थी। लेकिन अगर उनका दिमाग और शरीर तेज होता था तो उनके लिए इन समस्याओं का सामना करना आसान हो जाता था। पर अब सब कुछ बदल गया है। इंसान ने सभी अन्य प्राणियों को अपने वश में कर लिया है और अब वो धरती पर एक एपेक्स प्रेडेटर के रूप में स्थित है। उसने खोजा, आविष्कार किया और नई चीजों को निर्मित किया। अब हम ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं, बिना तारों के दुनिया भर में बात करते हैं और एक बटन दबाकर अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं। इससे यह समझ आता है कि इंसानी समाज में बड़े परिवर्तन आए हैं। हमने अपनी टेक्निक को इतना विकसित किया है कि अब हमें प्रकृति के प्रभावों से कम ही दिक्कत होती है। ये हमें दिखाता है कि इंसानी दिमाग और प्रतिभा ने कैसे सब कुछ बदल दिया है और हम अपने आसपास के माहौल को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम हैं। इस दुनिया के ज्ञान के साथ भी 100 में से 99 जीवन कंपैरेटिव फेलियर्स होते हैं। ये एक बड़ा दावा जरूर है और इसका कारण हर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के सामने स्पष्ट है। हमने आज के महत्वपूर्ण एनवायरमेंटल समस्या के संबंध में अपने आप को अध्ययन नहीं किया, यानी स्टडी नहीं किया। स्टेज सेटिंग बदल गई है, लेकिन नाटक नहीं। खेल अब भी वही पुराना खेल है। आज के समय में लोगों का व्यवहार और विचार बदल गए हैं। इसका अर्थ ये है कि हमें अपने एनवायरमेंट को अपने अनुकूल बनाना जरूरी है, अन्यथा वो हमें नष्ट कर देगा। आज हम जीवन की आवश्यकताओं के लिए लगभग पूरी तरह से दूसरों की गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। हर आहार जो आप खाते हैं, हर यात्रा जो आप करते हैं, हर किताब जो आप पढ़ते हैं,
हर बिस्तर जिसमें आप सोते हैं, हर टेलीफोनिक बातचीत, हर संदेश जो आप पाते हैं, हर वस्त्र जो आप पहनते हैं, सभी के पीछे हजारों मानव हाथों और हजारों मानव दिमागों की मेहनत होती है। इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सच में हम अपने जीवन के निर्देश और नियामक हैं, या फिर हम बस दूसरों के पीछे चल रहे हैं? ये सवाल हमें अपने अस्तित्व और स्वतंत्रता की गहराइयों में ले जाता है। हमारे जीवन में स्वतंत्रता और सक्रिय भागीदारी लेना जरूरी है। ये हमें अपने सपने और उद्देश्यों की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। जब हम अपने निर्णयों को दूसरों के प्रभाव से नहीं, बल्कि अपने विचारों और कार्यों से नियंत्रित करते हैं, तब हम अपनी असली पहचान को समझने और स्थिरता का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। अगर हम सिर्फ दूसरों की गतिविधियों पर निर्भर रहेंगे, तो हमारी असली पहचान और स्थिरता का पूर्ण निर्माण नहीं होगा। ये हमारी आत्मा की गहराई और शक्ति को दबा सकता है और हमारे विचारों और कार्यों में कमी को उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में स्वतंत्रता और सक्रिय भागीदारी लेना चाहिए, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रखें। अडैप्ट और डाई, यानी अनुकूल बनो या मरो, ये एक प्राचीन तथ्य है जो हमारे जीवन का मूल सिद्धांत है। प्रकृति हमेशा इंसान को उसके एनवायरनमेंट के अनुकूल बनने की सलाह देती है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें याद रखना चाहिए। हमें समझने की जरूरत है कि हर जीवित वस्तु को अपने एनवायरनमेंट को अनुकूल बनाने की जरूरत है, अगर हम कामयाबी की ओर बढ़ना चाहते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी एनवायरमेंटल समस्या ये है कि लोग अपने आसपास के व्यक्तियों से ज्यादा अपने एनवायरनमेंट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। सिर्फ वो लोग जो अपने आसपास के लोगों के साथ अडैप्ट कर चुके हैं और इसका ज्ञान रखते हैं, वही असल में महान या सफल कहलाए जा सकते हैं। ये हमारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें ये सिखाता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ सहजता से जुड़ना और उसके साथ अडैप्ट करके चलना चाहिए, अगर हम सफलता की ओर अग्रसर रहना चाहते हैं। अपने साथी व्यक्तियों के साथ मेल जोल बदलने के लिए आपको उन्हें समझना और उनके विचारों, व्यवहार और रीति रिवाजों को समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ इसका एक अच्छा तरीका है उन्हें एक किताब की तरह पढ़ना। सोचिए, आप किसी नई किताब को पढ़ रहे हैं। पहली बार जब आप उसे खोलते हैं, आप उसके कवर को देखते हैं, उसके टाइटल और ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर के हर पेज को धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं। हर चैप्टर आपको नई कहानी सुनाता है, नए पन्ने खोलता है। आप धीरे धीरे उस किताब की गहराइयों में खो जाते हैं और उसके किरदारों को समझने लगते हैं। उसी तरह हर इंसान एक किताब की तरह होता है, जिसका हर चैप्टर उसकी जिंदगी की एक नई कहानी सुनाता है। हर व्यक्ति के चेहरे, व्यवहार और भाषा उसके किरदारों की कहानी सुनाता है। हम सबको समझने के लिए हमें उनके व्यवहार और व्यक्तित्व की गहराइयों में खो जाना चाहिए। ये हमें उनकी असलियत को समझने और उनके साथ अच्छे से जुड़े रहने में मदद करता है। इसी तरह से जैसे कि आप एक नई किताब को पढ़कर उसकी कहानी समझते हैं, वैसे ही आप अपने साथी व्यक्तियों को पढ़कर उन्हें समझ सकते हैं और उनके साथ मेल जोल में बदल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि इंसानों को कैसे पढ़ा जाता है। लोगों को समझना, उन्हें पढ़ना एक इंटरेस्टिंग और आनंदमय प्रक्रिया है, जिसमें हर व्यक्ति एक अलग कहानी है, जिसका अंत तक कोई नया किरदार या ट्विस्ट आ सकता है। ये कहानियाँ हमेशा अद्भुत और मनोहर होती हैं, और ऐसी कहानियाँ किताबों में कभी नहीं मिलती। हर इंसान का व्यक्तित्व और उनके जीवन की घटनाएं उन्हें एक नई कहानी बनाती हैं, जो पढ़ने वालों के लिए अद्भुत अनुभव होता है। लोगों को समझना किताबों को पढ़ना सीखने से भी अधिक सरल है, क्योंकि मानव की भाषा में कम अक्षर होते हैं। हालांकि इंसान के लिए ये अक्षर सामान्य लक्षणों से भरा हुआ मिस्टीरियस समूह लग सकता है, लेकिन आजकल उन्हें समझना और विश्लेषण करना मुश्किल नहीं है। व्यक्ति के व्यवहार, भावनाएं और रीति रिवाजों से हम उनके सोच और व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, जो उनके साथ होने वाले इंटरैक्शन को समृद्ध बनाता है। इसका कारण ये है क्योंकि अंत में हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष सेट ऑफ इमोशंस या भावनाएं होती हैं।
ये भावनाएं जैसे कि भूख, प्रेम, नफरत, भय, आशा या उद्देश्य उसके व्यक्तित्व का एक प्रमुख हिस्सा होती है और उनकी हर क्रिया को प्रभावित करती हैं। हर मानव की सोच और विचार उनकी भावनाओं से प्रभावित होती है और उनसे उत्पन्न होती हैं। अब हमारे एक्शंस हमारे विचारों के अनुसार होते हैं। जब हम किसी विषय पर विचार करते हैं तो उस विचार से संबंधित मस्कुलर एक्शन उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर में होने वाले किसी भी व्यवहार को नियंत्रित करता है। ये क्रिया उस भाग में विकसित होती है जो विचार को सबसे अधिक प्रभावित करता है, यानी कि हमारा चेहरा, और इस प्रकार हमारे विचार और भावनाएं हमारी क्रिया शक्तियों को नियंत्रित करती हैं। शारीरिक विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए होते हैं और हमारे व्यवहार और शारीरिक स्थितियों को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी भी भावना या विचार से गुजरते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे चेहरे के मसल्स टेंस हो जाते हैं, हमारा दिल तेज धड़कने लगता है और शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी तरह जब हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा मुस्कुराता है, हमारी आंखों में चमक आती है और हमारे सांस लेने की गति बढ़ जाती है। हमारी भावनाएं सीधे तौर पर हमारे शरीर के अंगों को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार जब हम थके हुए होते हैं हमारे शरीर के मसल्स कमजोर हो जाती हैं, हमारा पोस्चर गिर जाता है और हमारी स्वाभाविक एनर्जी लेवल कम हो जाती है। और दुख में हमारा चेहरा डल और उदास दिखाई देता है, हमारा मन शांत और उदासीन हो जाता है और हमारा शरीर अलग तरह के केमिकल्स को रिलीज करता है जो हमारे मूड को नियंत्रित करते हैं। एक ही प्रकार के विचारों या भावनाओं का लगातार दोहराव अंत में शरीर के उस भाग में स्थायी परिवर्तन लाता है जो इन मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है। इसका एक उदाहरण है, अगर कोई व्यक्ति लगातार चिंता में रहता है तो उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन के लेवल बढ़ जाते हैं जो उसके दिल के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और उसकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है। इस प्रकार हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे शरीर पर सीधा असर होता है और ये दिखाता है कि मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जब हम बात करते हैं एवोल्यूशन की और किस तरह से दिमाग और शरीर के बीच का संबंध विकसित हुआ, तो जौ का विकास एक प्रमुख उदाहरण है। इसमें हम देखते हैं कि दिमाग और शरीर के बीच का रिश्ता कितना गहरा और संबंधित है। मसल्स और बोन्स दिमाग के प्रतिरोध भावना के केंद्र से गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं। जब हम किसी शारीरिक संघर्ष या युद्ध के विचार में व्यस्त होते हैं तो ये प्रतिरोध भावना हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है। इसका असर हमारी जौ की हड्डी पर होता है जो खुद ही ऊपर और बाहर की तरफ हिल जाता है। युद्ध के दौरान चाहे वो हाथों या शब्दों से हो, जौ हड्डी स्थायी रूप से और अधिक ऊपर और बाहर की तरफ सेट होती है। ये एक इंट्रिगिंग फिनोमिनन है। इसमें जब व्यक्ति किसी प्रकार के फिजिकल या वर्बल कॉन्फ्रंटेशन में होता है, उनकी जौ की हड्डियां स्वतः ही ऊपर और बाहर की तरफ हिल जाती हैं, जिससे उनका चेहरा एक बुलडॉग की तरह दिखाई देने लगता है। इस प्रकार की स्थिति में एक कॉम्पिटिटिव मोल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि प्रकृति का एक उत्तर है। प्रकृति कहती है कि अगर आप हमेशा मुझे पुकारते हैं अपनी जौ को किसी लड़ाई के लिए स्टिफन यानी मजबूत बनाने के लिए, तो मैं आपकी जौ को वैसे ही फिक्स कर दूंगी और अपना टाइम बचाऊंगी। इस प्रोसेस को समझने के लिए सोचिए कि जब किसी व्यक्ति को किसी अनजाने या असंतुष्ट स्थिति में लड़ाई या धमकी का सामना करना पड़ता है, उनका शरीर एक प्रकार से तैयार होता है। इस तैयारी का हिस्सा, जो कि हड्डियां ऊपर और बाहर की तरफ सेट हो जाती हैं, एक इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स होता है जिससे व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये एक प्राकृतिक तरीका है जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई या डेंजर से बचने के लिए विकसित किया था। इस प्रकार जौ का विकास एक उचित उदाहरण है कि किस तरह से दिमाग और शरीर के बीच का संबंध और समानता इवॉल्व हुई है और किस तरह से हमारे शरीर को संभालने की क्षमता प्रकृति के नियमों के अनुसार बढ़ती चली गई है। क्या आप इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स के फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, जो दर्शाता है कि जब व्यक्ति किसी युद्ध जैसी यानी फ्लाइट और फ्लाइट जैसी
या डिमांडिंग स्थिति में होता है तो उसके शरीर में कुछ अद्भुत परिवर्तन होते हैं जो उसके बच्चे भी इनहेरिट करते हैं। इस विषय पर विचार करते हुए एक रोचक कानून सामने आता है जो मानव विश्लेषण के विज्ञान को संभव बनाता है। यह है आकार का नियम। ये नियम कहता है कि जब किसी बॉडी पार्ट या ऑर्गन का साइज अधिक होता है तब उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है और व्यक्ति अपने आप को अधिक एक्सप्रेस करने की प्रवृत्ति में होता है। इसका अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति का शरीर किसी कठिनाई या मुश्किल स्थिति का सामना करता है, जैसे कि युद्ध या संघर्ष, तो उसके शरीर में व्यापक परिवर्तन होता है जो उसकी प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ा देता है। इस प्रकार व्यक्ति का शरीर उस स्थिति से लड़ने के लिए बेहतर तैयार हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में सोचिए एक व्यक्ति जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है। उसके मसल्स रेगुलर एक्सरसाइज के कारण अधिक विकसित होते हैं जो उसकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं। जब वो किसी चैलेंजिंग फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार होता है, जैसे कि मैराथन, तो उसका शरीर उस समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसी तरह जब किसी व्यक्ति को समझ में आता है कि उनके शरीर में स्थायी युद्ध आकांक्षा का निवास है, तो उनका शरीर अपने आप को उस स्थिति के अनुरूप तैयार करता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे पूर्वजों की प्रगति और सुरक्षा के लिए विकसित हुई थी। पर अगर जॉ का साइज छोटा हो रहा है तो उसकी भी वजह हमारे एंसेस्ट्री या हमारे पूर्वजों से ही आती है। उनके समय में जब युद्ध और संघर्ष प्रमुख थे, उनके प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रकृति ने उनके जबड़ों को विकसित किया। ये एक नेचुरल इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स था जिसमें लड़ाई में उनका भाग लेना जरूरी था। जब हम आज के समय की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि लोगों के जॉस छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब लड़ाई और संघर्ष कम होता जा रहा है और समाज में शांति का वातावरण बना हुआ है। लेकिन जब हम बड़े जबड़े देखते हैं, जैसे कि किसी शूरवीर फौजी का, एक देश प्रेमी नेता का या किसी प्रशिक्षित स्पोर्ट्स पर्सन का, तो हम देखते हैं कि उनका जबड़ा बड़ा और शक्तिशाली होता है। बड़े जबड़े को देखकर हम एक युद्ध आकांक्षी या लड़ने की भावना का अनुभव करते हैं। ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं समस्याओं का सामना करने के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है एक योद्धा हो, एक नेता हो, एक बच्चा हो जो अपने सपनों की ओर बढ़ रहा हो, या फिर एक खिलाड़ी हो जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ रहा हो। उनका बड़ा जबड़ा उनकी तैयारी और उनकी प्रतिभा क्षमता का प्रतीक है। एक उदाहरण के रूप में देखिए एक देश प्रेमी नेता जिसने अपने देश के लिए समर्पित जीवन जिया हो। उनका बड़ा जबड़ा उनकी दृढ़ निश्चयता और उनके देश के लिए सेवा करने की भावना को दर्शाता है। इसी तरह एक स्पोर्ट्स पर्सन का बड़ा जबड़ा उनकी मेहनत और लगन को प्रतिबिंबित करता है जो उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इस प्रकार जबड़े का बड़ा होना एक युद्ध आकांक्षी, प्रगतिशील और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार होने की भावना को दर्शाता है, जो कि हमारे समाज और नगरीकरण में एक जरूरी गुण है। ठीक है, अब किसी भी समय को बर्बाद किए बिना चलिए लोग कितने प्रकार के होते हैं सीखते हैं। लोग 7 प्रकार के होते हैं। अब हम शुरुआत कर रहे हैं। आप सबको याद रखना चाहिए कि हम कुछ ऐसे प्रकार सीख रहे हैं जो एक्सट्रीम और अनमिक्स्ड टाइप हैं। इस तरह से हम इस वीडियो की समाप्ति तक मिश्रण प्रकार को समझ जाएंगे और लोगों के व्यवहार को समझने में माहिर हो जाएंगे। आपको लोगों को पढ़ना अखबार पढ़ने जितना आसान लगने लगेगा। चैप्टर 1, पहला प्रकार है द एलिमेंटिव टाइप या आनंद लेने वाले। ये लोग होते हैं जो खान पान की प्रणाली में अन्य प्रकार से अधिक विकसित होते हैं। इन लोगों को भोजन खाने में अधिक आनंद आता है और उनका शरीर भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करने में अधिक सामर्थ होता है। एलिमेंटिव व्यक्ति के शरीर में पेट, अंतस्थल, पाचन तंत्र और हर असिमिलेटिव उपकरण होता है। इन उपकरणों की मदद से उनका शरीर खाने को पचाता है और पोषक तत्वों को जल्दी से एब्सॉर्ब कर लेता है। उनका पाचन तंत्र बहुत प्रभावशाली होता है, जिससे वह भोजन को जल्दी से पचा लेते हैं और पोषक तत्वों को शरीर में अब्सॉर्ब कर लेते हैं। व्यक्तियों का व्यवहार और उनकी बातचीत पर अक्सर अनेक फैक्टर्स का प्रभाव होता है। व्यक्तित्व गुण, सांस्कृतिक बैकग्राउंड और कभी-कभी शारीरिक गुण जैसे फैक्टर्स
व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। एक ऐसा शारीरिक गुण जो बातचीत के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, विशेष रूप से बहुत मोटे व्यक्तियों के मामले में ये उनका शरीर का आकार होता है। ये व्यक्ति स्वभाव से आनंदमय और सुखद होते हैं। वे जीवन में खाना खाने, आराम करने और ऐश करने में अत्यंत आनंद लेते हैं। खाना खाने और ऐश करने में अधिक सुख प्राप्त करते हैं और इससे उनका जीवन खुशहाल और संतुलित रहता है। इन लोगों की प्रकृति सामाजिक होती है और वे दूसरों के साथ भोजन करने में और मिलजुल कर आनंद लेने में खुश होते हैं। वे खुश और प्रेम व्यक्ति होते हैं जो सामाजिक परिस्थितियों में आराम से अनुकूल हो जाते हैं और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं। उनका सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन आनंद और सुख से भरा होता है। इस टाइप के व्यक्ति का महत्वपूर्ण भाग उनके खान पान की प्रणाली में होता है, जो उन्हें अलग और विशेष बनाता है। उनकी विशेषता ये है कि वे खाना खाने में ज्यादा रुचि रखते हैं और आनंद लेने में अधिक प्रवृत्ति दिखाते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत मोटा होता है तो उसके व्यवहार में एक अलग प्रकार की प्रकृति देखने को मिलती है। उनका शरीर का आकार उनके बातचीत के ढंग को भी प्रभावित करता है। माना जाता है कि उनकी बातचीत व्यवस्था थोड़ी हल्की होती है और वो हमेशा मुस्कुराहट और खुशी से भरे हुए होते हैं। जैसे अगर कोई मोटा व्यक्ति किसी पार्टी में शामिल हो तो वह हमेशा लोगों के बीच मुस्कुराता हुआ होता है और उनकी बातचीत का विषय भी हमेशा खुशियों पर ही टिका रहता है। उनका ये व्यवहार उनके मोटे शरीर का एक प्रतिबिंब है। बहुत मोटे व्यक्तियों के बीच बातचीत के एक दिखने लायक पहलू है उनकी गंभीर मुद्दे के प्रति उदासीन भावना को अडॉप्ट करने की प्रवृत्ति। ये व्यवस्था उनकी क्रियाओं और भाषा दोनों में प्रकट होती है। जब विज्ञान के विषयों या महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है तो वे अनइंटरेस्टेड या असंतोषित दिखाई देते हैं और थोड़ा सा भारी विषयों की ओर से बातचीत को मोड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए राजनीति या विश्व घटनाओं के बारे में चर्चा करते समय वे हंसी मजाक के किस्से सुनाते हैं ताकि माहौल हल्का हो सके। आमतौर पर बहुत मोटे व्यक्ति बातचीत में बोलचाल में महान नहीं होते, बल्कि वे अक्सर कहानी सुनाने में माहिर होते हैं, विशेष रूप से एनेक्डोट्स या व्यक्तिगत अनुभव को पुनः सुनाने में। उनका बात करने का ढंग अधिक व्यवहारिक होता है, पर वह साथ ही साथ इंडायरेक्ट भी होता है। वह हमेशा अपनी जिंदगी के कलरफुल किस्से सुनाकर सुनने वालों को प्रभावित कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत अनुभवों से दूसरों को एंटरटेन कर सकते हैं, खासकर जब सामूहिक परिस्थितियों में होते हैं। उदाहरण के लिए सामूहिक परिस्थितियों में वे अपनी जिंदगी के रंगीन किस्से सुनाकर सुनने वालों को एंगेज कर सकते हैं। ऐसे लोग अपने व्यक्तिगत अनुभवों के भंडार का उपयोग करके दूसरों को मनोरंजन देते हैं। बहुत मोटे व्यक्तियों के बीच बातचीत का एक और दिखने लायक गुण उनकी अपनी परेशानियों पर चर्चा ना करना है। वे कोई समस्या या कठिनाइयों का सामना करने का इंप्रेशन नहीं देते हैं। व्यक्तिगत चुनौतियों या संघर्षों पर बात करने से बचते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति अपने आत्मविश्लेषण से बचना चाहते हैं, तो वो उसका सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक या उत्साहपूर्ण व्यवहार दिखाते हैं। इसका मूल उद्देश्य उनकी इच्छा है किसी भी तरह आत्मविश्लेषण से बचना, और इसके बजाय वे अपनी परेशानियों पर ध्यान नहीं देते हैं और हंसी मजाक या एनेक्डोट्स पर फोकस करते हैं। इस तरह के व्यवहार से उन्हें लगता है कि वे अपनी समस्याओं से दूर हैं और उनका मन मजबूत और प्रसन्न है। इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व में एक ऐसी खास प्रवृत्ति होती है कि वे गहरे विचारों या सिद्धांतों जैसे विषयों पर चर्चा से भी बचते हैं। वे अक्सर उन गहरे विचारों या तत्वों से दूर रहते हैं जिनमें गहरी बुद्धिमान व्यक्तित्व की जरूरत होती है। जब भी किसी विज्ञान के विषय पर बातचीत होती है, वे चर्चा से किनारे हटके रहते हैं या फिर व्यक्तिगत सुझावों को बहुत लिमिटेड रूप से देते हैं या चर्चा को अधिक प्रवेश पर ले जाने से बचते हैं। इस तरह से वे सीधे और गहरे विचारों से बचकर अपना समय और मेहनत बचाते हैं। सामाजिक बातचीत में बहुत मोटे व्यक्तियों को विरोध या मतभेद से बचने की प्रवृत्ति होती है। वे कलह और विवाद से भरे विषयों पर चर्चा के दौरान किनारे पर रह जाते हैं, ज्यादा भाषण नहीं देते हैं जो झगड़ा या तनाव उत्पन्न कर सकता है। बजाय इसके वे संवाद में हल्के फुल्के मनोरंजक प्रस्ताव रखते हैं जिन पर विवाद या तनाव उत्पन्न होने की आशंका कम होती है।
अत्यंत मोटे व्यक्तियों को सामयिक दलों या आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए देखना असामान्य है। अगर वे मौजूद हैं, तो उनका योगदान आमतौर पर समुदाय के मुख्य लक्ष्यों से अलग होता है। बहुत मोटे व्यक्ति माहौल में असामाजिक विचारधाराओं का उद्घाटन करना पसंद नहीं करते। वे अक्सर ऐसे दलों से पूरे रूप से दूर रहना पसंद करते हैं। बहुत मोटे व्यक्तियों के बातचीत के पैटर्न्स उनके व्यवहार की विशेषताओं और पसंद पर आधारित एक विशेष सेट की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं, जो उनके दूसरों के साथ व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उनकी गंभीर मुद्दों के प्रति उदासीन भावना से लेकर बुद्धिमान चर्चा से कहानी सुनने की पसंद तक, ये व्यक्ति एक विशेष संवाद ढंग से प्रदर्शित करते हैं, जो उनके शारीरिक गुणों और व्यक्तिगत स्वभाव से निर्धारित होते हैं। सामाजिक सेटिंग्स में एक विशेष व्यक्तित्व होता है, पार्टी की जान। ये व्यक्ति अपनी ब्राइट ऊर्जा और चार्म से माहौल को रोशन कर देता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये महत्वपूर्ण भूमिका अक्सर मोटा आदमी या प्रिय सरलता से प्रभावित एक मोटी महिला द्वारा सजाई जाती है। उनकी खुद की मौजूदगी का असर अक्सर ऐसा होता है कि वो सामान्य गठबंधन होता है, जो यादगार और अलग दिखने लगता है। जब वो किसी जगह पर होते हैं, वहाँ पर एक अलग ही माहौल बना देते हैं, जिसमें अनोखा और यादगार अनुभव होता है। इस माहौल में लोगों की खुशी और उत्साह भरे होते हैं, जिससे सब उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, बिल्कुल जैसे भंवरों को किसी फूल की तरफ खींचा जा रहा हो। उनकी उपस्थिति से लोगों का मूड बदल जाता है और उनके साथ बिताए समय को यादगार और फॉन्ड मेमोरीज की तरह लोग संजो के रखते हैं। क्या कभी आपने यह अनुभव किया है कि किसी मोटे व्यक्ति का आगमन तुरंत सभी मौजूद लोगों के मनोबल को उठा देता है? ये ऐसा होता है मानो उनका बस होना ही एक कैटलिस्ट हो, जो हंसी और खुशी का पर्वत फोड़ देता है। मेहमानों का उनके अनुकूल हंसी और उज्जवल व्यवहार को तेजी से देखने का बेसब्री से इंतजार होता है, जैसे एक तेज प्रतिकारक का इंतजार होता है। जब वे किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो और वहाँ का माहौल बस खुशी और दोस्ती से भर जाता है। लोग उनकी मौजूदगी से प्रभावित हो जाते हैं और उनके साथ बिताए समय को यादगार बना देते हैं, जब तक कि ऐसे पॉजिटिव एनर्जी से भरे मेहमान अलविदा न कहकर चले न जाएं। मोटे व्यक्ति, जिन्हें अक्सर एलिमेंटिव्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जीवन पर आसानी से जान देने वाले और उदास दृष्टि के साथी व्यक्तियों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। वे उन व्यक्तियों के साथ सुख प्राप्त करते हैं जो अपने जीवन को बिना आवश्यक प्रतिरोध के आते हुए देखना पसंद करते हैं। एलिमेंटिव व्यक्ति के लिए मीठी और आसानी से प्रतिस्पर्धा करने वाले दोस्त बनाना सिर्फ एक पसंद की बात नहीं है, ये उनकी आम प्रकृति का प्रतिबिंब है, जो सादगी और समृद्धि की ओर उनका स्वरूप है। उन्हें ऐसे दोस्त पसंद होते हैं जो उनके साथ व्यवहार में इजी गोइंग हो और जिनसे उन्हें सहजता से जुड़ने की अनुभूति हो। उनका एक व्यवहार उनकी प्राकृतिक गुणवत्ता को दर्शाता है, जो उनकी सादगी और सुखद जीवन शैली का एक हिस्सा होता है। मोटे व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से प्रभावित वर्तमान और अनुभवों में प्रकृति को आकर्षित करते हैं। उनका व्यवहार और विचार उनके व्यक्तित्व का एक मुख्य रूप है, जो उनकी विशेषताओं का प्रतिबिंब है। उनका व्यवहार उनके सामाजिक और व्यक्तिगत वर्तमान में एक अलग पहचान बनाता है, जो उनके मोटेपन और स्वभाव के अनुरूप होती है। मोटे व्यक्ति स्वतंत्रता से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और अपनी विशेषताओं का सम्मान करते हैं। जब उनका व्यक्तित्व दार्शनिक या आध्यात्मिक विषयों पर आधारित होता है, तो वह इसमें अपनी रुचियां या विचारों को बयां करते हैं बिना किसी समस्या के। उनका माहौल बिना किसी विशेषताओं को साफ दिखाता है। उनका सामाजिक परिचय भी उनके मोटेपन को प्रकट करता है। ये सामाजिक अवसरों में अपने व्यक्तित्व को और भी सुंदर ढंग से प्रकट करते हैं, जिससे उनका समाज में एक विशेष स्थान बनता है। उनके पसंदीदा निवास स्थानों का माहौल भी उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। वहां उनका व्यवहार और उनकी पसंद के अनुरूप माहौल होता है, जिसमें वे और उनके परिवार के सदस्य सुकून से रहते हैं। पार्टी की जान के रूप में उनकी भूमिका के अलावा मोटे व्यक्ति अपनी विशेषताओं के एक अनेक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जो उनके विशेष सामाजिक आकर्षण में योगदान देते हैं। पहली विशेषता है उदारता और अतिथि प्रेम।
मोटे व्यक्ति अक्सर अपने नर्म दिल और उदारता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जल्दी अपने दिल और घर को अपने दोस्तों और परिचित जनों के लिए खोल देते हैं। उदाहरण के तौर पे एक मोटा व्यक्ति एक पार्टी में अक्सर सभी के साथ जल्दी से घुल मिल जाता है, उनके साथ मस्तियाँ करता है और उन्हें ऐसा महसूस कराता है कि वह उनका पुराना दोस्त है जिससे वह सालों से जानते हैं। दूसरी विशेषता है आशा और प्रतिभा। समाज में सामाजिक परिकल्पना और शारीरिक प्रतिमा से संबंधित समस्याओं का सामना करके भी मोटे व्यक्ति आशा और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। नकारात्मकता के सामने सकारात्मक प्रखर बनाए रखते हैं। उदाहरण के तौर पे एक मोटा व्यक्ति सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए प्रगतिशील दृष्टिकोण और समाधान प्रस्ताव देने में आगे आते हैं, अपने अनोखे विचार और नई दिशाओं को प्रस्तुत करता है। अगली विशेषता है संवेदनशीलता और दया। मोटे व्यक्तियों में अक्सर एक अधिक प्रगतिशील संवेदना और दया का भाव होता है। जल्दी दूसरों के संघर्षों में सहपाठी बन जाते हैं और असमर्थों पर अटल सहयोग और समझदारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पे एक मोटा व्यक्ति अपने दोस्त के किसी व्यक्तिगत कठिनाइयों में सहायक होता है, उनके साथ खड़ा होता है और उनके लिए समाधान तलाशने में उनका साथ देता है। चौथी विशेषता है मजाक की भावना। अपने तेज दिमाग और जीवन की हंसमुख दृष्टि के लिए प्रसिद्ध मोटे व्यक्ति को जीवन की हर स्थिति का हल ढूंढने की कला होती है। किसी भी घटना में हंसी और खुशी को भर देते हैं। उदाहरण के तौर पे एक मोटा व्यक्ति मुश्किल समय में भी मजाक और हंसी के साथ दिखाई देता है, जिससे लोगों को मुस्कुराहट और ऑप्टिमिज्म का साथ मिलता है। मानव इंटरैक्शन के गहरे बुनाव में मोटे व्यक्ति एक अनोखा सोशल चमक के रूप में सामने आते हैं, जो दिल और दिमाग दोनों को आकर्षित करती है। उनकी योग्यता किसी भी व्यक्ति को अनंत खुशी और मित्रता के साथ भरने की, साथ ही आसानी से चलने वाली साथियों की पसंद को उन्हें सोशल डायनामिक्स के क्षेत्र में आवश्यक बना देती है। जब एक मोटे व्यक्ति किसी सामाजिक अनुष्ठान में शामिल होते हैं, उनकी आनंदमयी और संवेदनशील प्रक्रिया से घिरा हुआ माहौल सबको अपनी ओर खींचता है। उनका व्यवहार, उनकी भाषा और उनकी मुस्कुराहट हर किसी को प्रभावित कर देती है और सबको खुशी और सामंजस्य की अनुभूति प्रदान करती है। उनकी उदारता और समझदारी उन्हें हर एक व्यक्ति के साथ आसानी से घुलने वाला बनाती है, जिससे उनका परिचय समाज में बनता है। मोटे व्यक्ति के व्यवहार के बहुत से पहलुओं को गहराई से समझकर हम मानव इंटरैक्शन के जाल में व्यक्ति की विभिन्नताओं को और व्यक्ति को सामाजिक रिश्तों के जाल में व्यक्त करने के अनेक तरीकों को समझते हैं। उनकी सामाजिक चमक, उनके व्यवहार और व्यक्तिगत गुणों के साथ उन्हें समाज में खास और यादगार बना देती है, जो लोगों के बीच समृद्धि और सहयोग का मूल बन सकती है। चैप्टर 2। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे टाइप पे, यानी थोरासिक टाइप। थोरासिक व्यक्तियों की शारीरिक बनाव मीसोमॉर्फिक होती है, जिसे उनकी पुरुषार्थ कमर, चौड़े कंधे और स्पष्ट पेशियों के साथ मसल वाले आकार के साथ व्यक्त करता है। उनका शरीर अक्सर वी आकार का होता है, जो उन्हें मजबूत और क्रियाशील दिखाता है। इनका शारीरिक दिखाव उनकी शक्तिशाली प्रतिभा को दर्शाता है। उनके शरीर का तापमान अन्य बॉडी टाइप्स के मुकाबले अधिक होता है, इसलिए वे गर्म कर्मों या मौसम में परेशानी महसूस कर सकते हैं और सर्दियों में भी कम गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं। गर्मी के महीनों में समुद्री किनारे पर सभी तैरने वालों में से उन्हें अक्सर देखा जाता है, क्योंकि उनका शरीर उन्हें तेज तापमान के लिए अधिक प्रतिबद्ध बनाता है। उनका शारीरिक बनाव उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज में भी उत्कृष्ट कर देता है, जैसे कि स्विमिंग या वेट लिफ्टिंग, जिससे उनकी शक्ति और प्रतिभा दोनों की खोज होती है। थोरासिक व्यक्तियों को बाहर निकालने विश्वासपूर्ण और शक्तिशाली माना जाता है। उनमें प्राकृतिक नेता होने के गुण होते हैं और वे परिस्थितियों पर नियंत्रण रहने में आनंद लेते हैं, यानी वे आमतौर पे कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं। उनका व्यक्तित्व अक्सर कैरिस्मेटिक होता है और उनमें एक चमत्कारिक सहजता होती है जो दूसरों को अपनी तरफ खींच लेती है। उनका ये गुण उन्हें असफलता और मुश्किल परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। हालांकि उनकी तेज हवाबाजी और पतली संवेदनशील त्वचा उन्हें तनावग्रस्त बना सकती है, जिसके कारण वे जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं
और उनके भावनात्मक उत्तर भी तेज होते हैं। जैसे ही कोई समस्या आती है वे तुरंत उसका समाधान ढूंढने में जुट जाते हैं और उनका ऐसा व्यक्तित्व उन्हें समाज में विशेष बना देता है। उनका करिश्मा और साहस उन्हें लोगों के बीच महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराता है और वे अक्सर सामाजिक परिस्थितियों में नेता की भूमिका निभाते हैं। थोरासिक व्यक्ति सामाजिक वातावरण में थ्राइव करते हैं और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका व्यवहार और उनकी प्रतिभा समाज में उन्हें एक अलग पहचान देती है। वे प्राकृतिक आउटडोर्सी पर्सन होते हैं जो सामाजिक व्यवहार में उत्कृष्ट होते हैं और समूह में नेता की भूमिका निभाते हैं। वे दूसरों को प्रेरणा देते हैं और उन्हें जागृत करने की कला रखते हैं। उनकी भाषा और व्यवहार से उन्हें आसपास के लोगों में विशेष स्थान प्रदान होता है। उनकी संवेदनशीलता और दयालु व्यवहार से लोग उनकी ओर खींचते हैं और उन्हें उनकी भावनाओं को समझने का मौका मिलता है। हालांकि उनकी तेज हवाबाजी का प्राकृतिक स्वभाव कभी कभी उन्हें झगड़ालू होने का टैग भी दे सकता है, क्योंकि वे अक्सर गहरी भावनाएं दिखाते हैं। उनका ये व्यवहार उन्हें समाज में एक मुख्य स्थान प्रदान करता है और उनका प्रभाव उनके आसपास के लोगों पर गहरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक थोरासिक व्यक्ति एक समाज में अध्यक्ष का किरदार निभा सकता है और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रेरणा से प्रेरित कर सकता है। उनका नेचर उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है और उनकी व्यक्तिगत उन्हें समाज में पहचान दिलाती है। थोरासिक व्यक्ति अपने पेशियों वाले बनाव और उनका ऊंचा ऊर्जा स्तर देखते हुए अक्सर शारीरिक गतिविधियों और खेल में आकर्षित होते हैं। उनका शरीर उन्हें गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार रखता है और वे इसमें आनंद लेते हैं। वे अपने आप को शारीरिक रूप से चुनौती देने का आनंद लेते हैं और शक्ति, गति और कुशलता की मांग करते हुए गतिविधियों में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। उनका मस्कुलर बनाव उन्हें वजन उठाने, टीम स्पोर्ट्स या बाहरी सैर में भाग लेने के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक थोरासिक व्यक्ति एक प्रो क्रिकेटर प्लेयर हो सकता है जो अपने शारीरिक बनाव और ऊर्जा से फील्ड में उत्कृष्टता प्रदर्शित करता है। हालांकि उनकी गर्म प्रवृत्ति उन्हें गर्मी में थकी हुई गतिविधियों के दौरान एहतियात बरतने की जरूरत है। विशेष रूप से गर्मी में उनका ये शारीरिक व्यवहार उन्हें न सिर्फ फिट रखता है बल्कि उन्हें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसित करता है। थोरासिक व्यक्ति अपने भावनात्मक रूप से और पैशन से भरे हुए होते हैं। उनकी सोच हमेशा दिल से जुड़ी हुई होती है और वे अपनी भावनाओं को साफ तौर पर व्यक्त करते हैं। वे प्रगतिशील और नकारात्मक दोनों प्रकार की गहरी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि वे किसी विशेष विषय पर उत्साहित हो सकते हैं या फिर गुस्से में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक थोरासिक व्यक्ति क्रिकेट मैच में अपने फेवरेट खिलाड़ी के लिए उत्साहित हो सकता है, लेकिन गलती से बल्ला किसी और के हाथ में चला जाए तो उसका गुस्सा भी जाहिर हो सकता है। वे गुस्से में जल्दी आते हैं लेकिन जल्दी माफ भी करते हैं और विवादों से आगे बढ़ जाते हैं। कोशिश करते हैं कि छोटी मोटी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दिया जाए और समस्याओं को हल करने की ओर अग्रसित रहें। उनकी तेज प्रतिक्रिया उन्हें कभी कभी स्ट्रेसफुल स्थितियों में अधिक प्रतिक्रिया करने के लिए प्रवृत्ति कर सकती है, लेकिन वे समय के साथ सीख जाते हैं कि शांत और विचार को ध्यान में रखना जरूरी है। ओवरऑल उनका भावनात्मक व्यवहार उनके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है और उन्हें सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर प्रगतिशील बनाता है। थोरासिक व्यक्ति के जीवन का दृष्टिकोण है कि हर पल को जीवन भर के अनुभवों से भरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक थोरासिक व्यक्ति हिमालय की चोटी पर चढ़ने के सपने देखता है और उसके लिए तैयारी करता है, चाहे कितना भी खतरनाक हो। वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खतरों का सामना करते हैं, चाहे वो कोई नया व्यवसाय शुरू करने की बात हो या किसी अनजाने स्थल की यात्रा करने की। हालांकि उनकी प्रवृत्ति उन्हें सावधानी और संभव प्रभावों का विचार करने के लिए मजबूर करती है। इसके बावजूद वे अपने जीवन को खुलकर जीते हैं और नई चुनौतियों से निपटने में उत्साहित रहते हैं, जिससे उनका जीवन समृद्ध और रोमांचक बनता है। थोरासिक व्यक्ति अपनी साहसिक प्रकृति, विश्वास पूर्ति और उन्हें दूसरों को प्रेरणा देने की क्षमता के कारण प्राकृतिक रूप से नेता की भूमिका में आकर्षित होते हैं। उनके व्यक्तित्व में जो प्रगतिशीलता और ताकत होती है वो उन्हें नेता बनने की दिशा में खींच लेती है। एक उदाहरण के रूप में एक थोरासिक व्यक्ति अपने काम में नेता के रूप में उभर सकता है, जैसे एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में
आदर्शों की स्थापना करता है और उन्हें शिक्षा में प्रेरित करता है। उनके चारों तरफ एक मजबूत प्रभाव होता है जो उन्हें एक स्तर पर स्थायित करता है जिसमें वे अपने समाज में प्रमुख स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। हालांकि उनकी प्रकृतियों की तेजी की वजह से उन्हें धैर्य और भावनात्मक सहनशीलता को विकसित करने की जरूरत होती है ताकि वे प्रभावशाली तौर पर दूसरों को नेता बनने और प्रबंधन करने में सफल हो सकें। उन्हें अपने निर्णयों पर विचार करना और दूसरों के विचारों को समझना भी जरूरी होता है ताकि वे सामाजिक प्रतिबद्धता और जिम्मेदारियों का भरपूर ढंग से निवारण कर सकें। थोरैसिक व्यक्ति अपने जल्दी फैसले करने की क्षमता के बावजूद अपनी आम गलतियों का स्वविचार और तुलनात्मक विश्लेषण से लाभ उठा सकता है। वे अपने अपने व्यक्तिगत विकास के लिए अहम ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने में यथार्थ ग्राहक होते हैं। जब भी वह कोई गलती करते हैं, वे उस पर समझदारी से विचार करते हैं और अपने कार्यक्रम को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक थोरैसिक व्यक्ति जो एक नेता है, अगर उनकी किसी भी व्यक्तिगत कार्यवाही में कुछ गलती होती है तो वे उस गलती को मानकर उसका समाधान करते हैं और ये भी देखते हैं कि उस गलती को दोबारा न किया जाए। इस तरह से उनके जल्दी समझने की क्षमता उन्हें अपनी कमजोरी का समाधान करने और उनके पुनरावृत्ति के खिलाफ आपदा का समाधान करने में मदद करती है, जिससे व्यक्तिगत विकास और विकास होता है। अनंत बातचीत करने वाले व्यक्ति आमतौर पर थोरैसिक प्रकार में आते हैं। उनमें बातचीत की ओर प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। उनकी भाषा स्वतंत्रता से बाहर आती है, जिसे एक रंगीन और अक्सर सुंदर शब्दों का कोष्ठ समझा जा सकता है। हालांकि थोरैसिक व्यक्ति के व्यवहार का असर किसी अस्वस्थ व्यक्ति पर प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि उनके अनंत प्रभाषण का असर अन्य लोगों के लिए भी दबाने वाला हो सकता है। जब थोरैसिक व्यक्ति अपने बोलने का अंदाज और समझाने की क्षमता का प्रतिबिंब देते हैं, तो उनका प्रभाषण और व्यवहार उन्हें कैरिस्मेटिक बना देता है। ये उनके साथी को प्रभावित करने की क्षमता बढ़ाता है और उन्हें आकर्षक बनाता है। लेकिन कुछ लोग इस चमकदार व्यवहार को गलत रूप में समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि वह उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें दिखावा कर रहे हैं। इस तरह से थोरैसिक व्यक्ति अपने अनंत बकबक का असर से अनजान रहता है और उन्हें ये समझना मुश्किल हो सकता है कि उनका व्यवहार किस तरह से दूसरों पर प्रभावित हो रहा है। अपनी लगातार बातचीत की प्रवृत्ति के बावजूद थोरैसिक व्यक्ति सामाजिक संवाद में अपनी जन्म गौरवता के रूप में एक विशेष मूल देते हैं। उनमें प्रत्येक स्थिति का हास्य पक्ष देखने की अद्भुत क्षमता होती है। साधारण और मुश्किल स्थिति में मजाक ढूंढने की सहज क्षमता होती है। जब थोरैसिक व्यक्ति अपने विचारों और व्यवहार में अपरिमितता और अलगपन को प्रकट करते हैं, तो ये उनके नियमों को तोड़ने की इच्छा से पैदा होती है। उनका दृष्टिकोण उन्हें हर रोजमर्रा की चीजों में भी कुछ अलग और अनोखा ढूंढने की क्षमता देता है। थोरैसिक व्यक्ति इन गुणों को पहचानना और वर्णन करने में माहिर होते हैं। उनका समझने का और व्याख्या करने का तरीका उन्हें समझने और समझने की क्षमता देता है, जिससे उनका व्यक्तित्व और व्यवहार अन्य लोगों के नजरिए से अलग और प्रभावशाली होता है। थोरैसिक व्यक्ति के लिए बातचीत एक लाइव डांस के समान होता है, जिसमें शब्दों और विचारों का प्रवाह एक आकर्षक लय में घूमता है। उन्हें विचारों और भावनात्मक विचारों की गति से अध्ययन करके भरपूर बातचीत से आनंद आता है, जिसमें हर संवाद को जीवन और स्पॉन्टेनिटी की भावना देते हैं। जबकि उनकी अनंत बकबक कभी कभी अधिक शांत व्यक्तियों के धैर्य का परीक्षण कर सकती है। वे दूसरों के साथ सहज व्यवहार करने और अपने विश्वास को बांटने की असली उत्सुकता से प्रेरित हैं। अपने भरपूर स्वभाव के बावजूद थोरैसिक व्यक्ति सामाजिक संकेत और गतिविधियों से अनजान नहीं होते हैं। उनमें संवाद का विचार और प्रवाह का गहरा ज्ञान होता है, जो समय की स्थिति के अनुरूप उनके व्यक्तित्व और विषय को सही ढंग से चुनते हैं। हालांकि कभी कभी उनका अनैतिक वाणिज्य कौशल उन्हें प्रमुख रूप से दिखा सकता है, लेकिन उनमें सुनने की क्षमता और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता भी होती है। चैप्टर 3। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे टाइप पर। तीसरा टाइप है मस्कुलर टाइप। लोग जो मस्कुलस के रूप में वर्णित किए जाते हैं, उनका शारीरिक ढांचा विशेष रूप से स्पष्ट होता है, जहां उनका मसल्स का तंत्र अन्य शारीरिक तंत्रों से तुलना में
अधिक बड़ा और विकसित होता है। ये तंत्र पूरे जीवित ऑर्गेनिजम्स के मसल्स को समेटे होते हैं, जो शारीरिक शक्ति और सहनशीलता का पावर हाउस के रूप में काम करता है। चलिए इस प्रकार के, जो अक्सर द वर्कर के रूप में जाना जाता है, के विश्लेषण रूप को गहराई से समझते हैं। मस्कुलर टाइप की ऑफन एक लीन मीट टाइप के साथ तुलना की जाती है, जो उनके शारीरिक रचना का मुख्य हिस्सा होता है। हर व्यक्ति के पास शरीर के विभिन्न हिस्सों में मसल्स का पूरा सेट होता है, जबकि कुछ व्यक्ति की मसल्स छोटी, फूलपर और शक्ति से रहित दिख सकती है। वे हर व्यक्ति के शरीर का एक अव्यवहारिक हिस्सा होते हैं। बचपन से लेकर वयस्क होने और बुढ़ापे में मसल्स विभिन्न आकार और शक्ति में हो, परंतु वे व्यक्ति के शरीर के अहम अंग होते हैं, जो गति, शक्ति, सामान्य क्रियाशीलता में योगदान देते हैं। उन व्यक्तियों में जो केवल मस्कुलर प्रकृति को प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी मसल्स मजबूत, स्पष्ट और विशाल होती हैं। ये मसल्स प्रमुख और ध्यान आकर्षित करते हैं, शरीर के हर अंग में दिखाई देते हैं। कम विकसित मसल्स के व्यक्तियों के विपरीत, जो मस्कुलस के रूप में वर्गित किए गए हैं, उनमें एक मजबूत शारीरिक उपस्थिति है, जो स्पष्ट रूप से स्पष्ट मसल्स के समूह दिखाता है। उनका शारीरिक आकर्षण निरंतर अभ्यास, शारीरिक मेहनत और जन्मजात प्रवृत्ति का समावेश है, जो उनके मसल्स को विकसित करता है और जो अत्यंत प्रभावशाली और असामान्य है। मसल्स का तंत्र संगठन और व्यवस्था का एक अद्भुत उदाहरण है, जो गति, सहयोग और स्थिरता को अनुकूल बनाने के लिए सामर्थ है। मसल्स गहरे से गहरे तौर पर जुड़े हुए होते हैं और शरीर में एक कार्य क्षेत्र बनाते हैं, जो शारीरिक शक्ति और गति का मूल है। हमें ये व्यवस्था के गहरे अंकों का आदर नहीं होता है, लेकिन मसल्स का तंत्र लगभग हर मानव गति और क्रियाकलाप में मूलभूत भूमिका निभाता है। मसल्स मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक हैं और साधारण गति के अलावा अनेक कार्य करते हैं। वे इसके साथ साथ संचारण और स्थिरता को भी प्रदान करते हैं, रोजाना की गतिविधियों को अंजाम देते हैं और ऊर्जा उत्पादन और गर्मी नियंत्रण जैसे आर्थिक प्रतिक्रियाओं में योगदान करते हैं। इसके अलावा मसल्स पोस्चर को भी बनाए रखते हैं, प्रवाह को सहायक होते हैं और महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखते हैं। मसल्स के बिना चलने, उठने और सांस लेने जैसे मूल गतिविधियां संभव नहीं होती। मस्कुलस के रूप में वर्णित व्यक्तियों के विकसित मसल्स का एक प्रतीक रूप शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और सहनशीलता का प्रतिबिंब होता है। उनका मजबूत शारीरिक आकर्षण शारीरिक फिटनेस, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली का आदेशक होता है। चाहे वे हाथ से काम करते हो, खेल कार्यक्रम में भाग लें या मनोरंजन के लिए, मस्कुलर व्यक्ति शारीरिक शक्ति और स्टैमिना की पर्याप्तता का प्रतीक रूप है, जो उनकी शारीरिक प्रतिभा और सहनशीलता के लिए स्तुति और सम्मान के योग्य है। मस्कुलर टाइप के लोग मजबूत और प्रबल होते हैं। उनके शरीर में मसल्स के भरपूर विकसित होने की वजह से इनका शरीर भरा और बड़ा होता है, जो उनकी मसल्स की ताकत और सहशक्ति को दर्शाता है। इनके मसल्स मजबूत और बड़े होते हैं, जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी को दर्शाता है। उनका शरीर अक्सर दूसरे लोगों से भरा हुआ लगता है और ये उनके मजबूत और प्रबल फिजिक का प्रतिनिधित्व करता है। एक रेसलर का उदाहरण लेते हैं, जो रिंग में अपनी मजबूत और प्रबल शारीरिक स्थिति से अपने ओपोनेंट्स को हराता हुआ दिखाई देता है। उनके मसल्स का प्रखर विकास उनके व्यक्तित्व को एक मजबूत आधार प्रदान करता है और उन्हें कई प्रकार के फिजिकल एक्टिविटीज में उत्कृष्टता प्रदान करता है। मस्कुलर टाइप के लोग काम करने में बहुत विश्वास रखते हैं और मेहनत करने से नहीं कतराते। उनका ये विश्वास होता है कि हर काम को अगर सही तरीके से किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। उनका मकसद होता है हर काम को अच्छे से करके देखना, जैसे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हर रोज मेहनत करके अपने काम में मजबूती से विश्वास रखता है। उन्हें ये पता होता है कि मेहनत और विश्वास ही उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो हर मुश्किल को अपने विश्वास और मेहनत से पार करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हर रोज अपनी कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसका विश्वास उन्हें ये कहता है कि अगर वो सही तरीके से काम करेगा तो एक दिन वो अपनी मेहनत का फल जरूर पाएगा। मस्कुलर टाइप के लोगों का ये विश्वास उन्हें हार नहीं मानने देता, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा मेहनत और विश्वास में मजबूर कर देता है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। मस्कुलर टाइप के लोगों में संकल्प और दृढ़ता होती है। इनका ये विश्वास होता है कि जब भी उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा
तो उनका जज्बा और दृढ़ता उन्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जब ये लोग किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं तो उनका विश्वास उन्हें हिम्मत और दृढ़ता से आगे बढ़ने में मदद करता है। जैसे एक आर्मी ऑफिसर जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपने संकल्प और दृढ़ता से अपने कर्तव्य निभाता है। उनका दृढ़ संकल्प उन्हें हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम बनाता है और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। इस तरह से मस्कुलर टाइप के लोग अपने संकल्प और दृढ़ता के बल पर हर मुश्किल को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। मस्कुलर टाइप के लोग काम में एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब उनका एटीट्यूड होता है कि वो सिर्फ बात करने के बजाय सीधा काम में हाथ डालना चाहते हैं। जब कोई समस्या आती है तो उनका पहला रिएक्शन होता है उसे हल करने के लिए तुरंत कदम उठाना। उन्हें समस्याओं को सुलझाने में वक्त बर्बाद करने की जगह सीधा एक्शन लेना पसंद है। जैसे एक एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस के लिए नए आइडियाज पर एक्शन लेकर उन्हें सफल बनाता है। वो नए और इनोवेटिव आइडियाज पर ध्यान देते हैं, लेकिन उनका असल मूल मंत्र होता है कि उन्हें अपने विचारों को कार्य में परिवर्तित कर देना चाहिए। इस तरह से वो अपने बिजनेस में प्रगति करने के लिए नए और हटके तरीके अपनाते हैं और उनकी एक्शन ओरिएंटेड सोच उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। मस्कुलर टाइप के लोगों में अज्ञानता से दूरी होती है, अर्थात उनमें किसी भी नए और अनजान कार्यक्रम या चुनौती के लिए तैयार होने की क्षमता होती है। वो हमेशा नए और अनजान स्थितियों के लिए सामर्थ होते हैं और उनमें उतनी ही रोशनी होती है जैसे कि उन्हें पहले आई हुई समस्याओं को हल करने में होती है। इसका अर्थ है कि जब उनके सामने कोई नई चुनौती आती है तो उनका पहला रिएक्शन होता है उसका सामना करने का और वो उसमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक माउंटेनियर जो अपनी नई चुनौतियों को स्वागत करते हुए अपने आप को तैयार रखता है। वो हर नई चढ़ाई को एक नया मौका समझते हैं अपनी सीमाओं को पार करने का। उनकी अज्ञानता से दूर सोच उन्हें नए अवसर देखने, उन्हें अपनी हदों को पार करने और अपने आप को नए प्रदेशों में बदलने के लिए प्रेरित करता है। मस्कुलर टाइप के लोग मेहनत और डिसिप्लिन में विश्वास रखते हैं। उनका ये मानना होता है कि सफलता को पाने के लिए मेहनत और नियमितता से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना जरूरी है। उनके हर दिन का एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है और वो उसमें निर्धारित समय पर काम करते हैं। उनका डिसिप्लिन उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। जैसे एक एथलीट जो अपने प्रतिबंधों को पार करने के लिए प्रतिदिन मेहनत करता है, उनका डिसिप्लिन उन्हें हर दिन के लिए एक मुख्य उद्देश्य बनाता है। उनके स्ट्रिक्ट शेड्यूल में नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और विश्राम का समय होता है। इस तरह से उनका मेहनत और डिसिप्लिन उन्हें उनके लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है और उन्हें उच्च स्थितियों तक पहुंचाता है। मस्कुलर टाइप के लोग प्रैक्टिकल सोच रखते हैं और उनका ध्यान हमेशा उनकी करंट सिचुएशन और कार्यक्रमों पर होता है। उनकी विचारधारा प्रगतिशील होती है, मतलब वो समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीके ढूंढते हैं। उनका मकसद होता है समस्याओं को सुलझाने की जगह सीधा एक्शन लेना। जैसे एक इंजीनियर जो हर नई प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने में माहिर होता है। उनके प्रैक्टिकल सोच उन्हें हर नई चुनौती को संभालने और उसे हल करने में सहायक होती है। उनका ध्यान हमेशा उनकी वर्तमान स्थिति पर होता है और वो अपनी हरकतें भी उसी के अनुकूल करते हैं। इस तरह से उनका प्रैक्टिकल अप्रोच उन्हें उनकी समस्याओं को हल करने में सफलता प्रदान करता है और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। मस्कुलर टाइप के लोग हमेशा सकारात्मक अप्रोच रखते हैं, अर्थात वो हर मुश्किल को एक नया मौका समझकर उसका सामना करते हैं। उनका ये विश्वास होता है कि हर मुश्किल का समाधान कहीं न कहीं छुपा होता है और उनके पास हर मुश्किल को हल करने का सामर्थ्य होता है। जैसे एक लीडर जो हर मुश्किल को एक नया मौका समझकर उसका सामना करता है। उनका सकारात्मक सोचने का तरीका उन्हें हर सिचुएशन में कामयाबी की ओर ले जाता है। जब उन्हें कोई समस्या आती है तो उनका पहला रिएक्शन होता है उस समस्या को हल करने का और इसमें उनका पूरा विश्वास होता है कि वो उसे पार कर सकते हैं। इस तरह से उनका सकारात्मक अप्रोच उन्हें हर मुश्किल को एक नया मौका समझकर अपने आप को साबित करने की दिशा में आगे बढ़ाने का साहस और हौसला देता है। ये ट्रेड्स उन्हें मजबूत और सफल बना देते हैं उनकी जिंदगी के हर क्षेत्र में और इनके व्यक्तित्व को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। सारांश में द वर्कर मस्कुलर प्रकृति को प्रतिनिधित्व करता है, जो एक प्रमुख और विकसित मसल्स का अधिकार रूप है।
ये व्यक्ति मजबूत, विशाल मसल्स रखते हैं जो उनकी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा का मूल बनाते हैं। आकार और दिखने में भिन्नता होने के बावजूद मसल्स हर व्यक्ति के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं जो गति, स्थिरता और सामान्य कुशलता में योगदान देते हैं। मस्कुलर प्रकृति शारीरिक शक्ति और सहनशीलता के सार को प्रतिबिंब करता है और मनुष्य शरीर के अद्भुत क्षमताओं का प्रमाण। चैप्टर 4। दोस्तों, अब आते हैं चौथे टाइप पर। चौथा टाइप है द ऑसियस टाइप। ऑसियस टाइप या द स्टेयर कहते हैं उन लोगों को जिनके हड्डियों का फ्रेमवर्क दूसरे सिस्टम्स के मुकाबले ज्यादा विकसित होता है। ये फ्रेमवर्क जो हड्डियों से बना होता है शरीर को एक ढांचा और सहारा प्रदान करता है। जैसे कि दूसरे सिस्टम्स ने जैसे पेट को पचाने और मसल्स को गति देने के लिए विकसित किया, वैसे ही हड्डियों का फ्रेमवर्क शरीर को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित हुआ। इंसान का शरीर उसकी लंबाई के बावजूद सीधा खड़ा रहता है इस हड्डियों का सहारा लेकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लंबी इमारत अपने स्टील फ्रेमवर्क का सहारा लेकर स्थिर रहती है। किसी को ऑसियस टाइप का होना आसानी से पहचाना जा सकता है। प्रमुख पांव, कोहनियां, हथेलियां और कोहनी उनकी किस्मत में अधिक होते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में चर्बी, मसल्स या हड्डियों का ज्यादा प्रभाव है देखकर आप उनका मुख्य शरीर प्रकार जान सकते हैं। अगर हड्डियों की संख्या उनके शरीर के लिए अनुपातिक रूप से ज्यादा है तो उनमें ऑसियस टाइप के गुणों का प्रमाण होता है, बाकी शारीरिक गुणों से अनजान। ऑसियस टाइप के लोग स्थिर और स्टेडी होते हैं, अर्थात उनका व्यवहार और विचार स्थिर और टिकाऊ में मजबूत होता है। चाहे उनकी जिंदगी में कोई भी बदलाव हो, वे अपनी स्थिरता और टिकाऊ प्रवृत्ति में बरकरार रहते हैं। जैसे एक वृक्ष जो धूल बरसात में भी स्थिर खड़ा रहता है, ऑसियस टाइप के व्यक्ति भी जीवन के प्रति अपनी स्थिरता से जाने जाते हैं। उनकी ये स्थिरता उन्हें मुश्किल समयों में भी सामर्थ्य प्रदान करती है और वे आसानी से स्ट्रेस और चिंताओं का सामना कर सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में सोचिए एक सीनियर व्यवसायी जो अपने व्यापार में लंबाई तक कड़िया कदम रखता है। भले ही उसके सामने कई मुश्किलें आती रहें, उसका स्थिर व्यवहार और विचार उससे मुश्किल समयों में भी सामर्थ्य प्रदान करता है और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। उसका स्थिर और स्टडी व्यवहार उसके व्यावसायिक जीवन को मजबूती से सहारा देता है, जिससे उसे सफलता में कामयाबी मिलती है। ऑसियस टाइप के लोग लक्ष्य पर ध्यान लगाने में विश्वास रखते हैं और मुश्किलों का सामना करने में दृढ़ होते हैं। उनका ध्यान हमेशा अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों पर होता है और वे उस दिशा में एकाग्रता से काम करते हैं। जब भी कोई मुश्किल या समस्या आती है, उनकी दृढ़ता उन्हें उसका सामना करने में मदद करती है और वे हार नहीं मानते। उनकी नीयत मजबूत होती है और वे अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किसी भी हालात में रुकावट नहीं देते। एक उदाहरण के रूप में सोचिए एक स्टूडेंट जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ऑसियस टाइप के व्यक्ति के रूप में वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकाग्रता से पढ़ाई करता है और हर कठिनाई को पार करने में दृढ़ है। जब भी मुश्किल आती है, जैसे किसी विशेष चैप्टर का समझना या कोई नया कंसेप्ट सीखना, उसका फोकस्ड और डिटरमाइंड अप्रोच उसे सहायता प्रदान करता है। उसकी दृढ़ता और नियत उसे एग्जाम के लिए तैयार करती है और उससे अपने उद्देश्य तक पहुंचने में सफलता मिलती है। ऑसियस टाइप व्यक्तित्व परंपराओं और पुरानी विचारधाराओं को अहमियत देते हैं। उनका व्यवहार और सोच ज्यादातर ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव होता है, अर्थात वे नए और अनोखे विचारों को स्वीकार करने में कम रुचि रखते हैं। वे स्थायी और पारंपरिक मूल्यों की तरफ अधिक प्राथमिकता देते हैं, जो उन्हें उनकी दयालु और स्थिर प्रकृति का अभिव्यक्ति करता है। एक उदाहरण के रूप में सोचिए एक परिवार जहां परिवार के सभी सदस्य पुराने संस्कारों और परंपराओं को मानते हैं। इस परिवार में ऑसियस टाइप व्यक्ति अपनी पुरानी परंपराओं को हमेशा सहारा करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने की जगह किसी नए और मॉडर्न विचारधारा को अव्वल रखने में कम रुचि रखते हैं। उनका ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव अप्रोच उन्हें उनकी संस्थागत और स्थिर प्रकृति के अनुरूप बनाता है, जो उन्हें उनके परिवार और समाज में स्थापित और सम्मानित बनाता है। ऑसियस टाइप व्यक्तित्व भरोसेमंद और जिम्मेदार पाया जाता है। वे हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार रहते हैं और दूसरों पर विश्वास दिलाते हैं। उनका व्यवहार और व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि लोग उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए प्राथमिकता देते हैं।
एक उदाहरण के रूप में सोचिए एक टीम लीडर जो अपने ऑसियस टाइप के कार्यकर्ता पर भरोसा करता है कि वह हर समय अपने कार्यक्रमों को समय पर और सही तरीके से पूरा करेंगे। ये कार्यकर्ता हमेशा अपने कर्तव्यों को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त समय और ध्यान देते हैं। लोगों का भरोसा उन पर होता है क्योंकि उनका अप्रोच हमेशा स्थायी और जिम्मेदारी भरा होता है। उनका रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल व्यवहार उन्हें उनके कार्यक्रमों में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। ऑसियस टाइप व्यक्तित्व आयोजित और अनुशासन में विश्वास रखते हैं। वे समय के महत्व को समझते हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने में महत्व देते हैं। उनका व्यवहार और व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि वे अपने कार्य को नियमित तौर पर और व्यवस्थित तरीके से पूरा करते हैं। एक उदाहरण के रूप में सोचिए एक व्यापारी जो अपनी दुकान को हर दिन समय पर खोलता और बंद करता है और अपने सामान को व्यवस्थित तरीके से रखता है। यह व्यापारी अपने कारोबार को सफलता की ओर ले जाने के लिए आयोजित और अनुशासन में विश्वास करता है। उनका ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच उन्हें उनके व्यवसाय में प्रगति करने में मदद करता है और उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। ऑसियस टाइप व्यक्तित्व अक्सर अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट करने में चुप रहते हैं। वे ज्यादातर शांत और अंतर्मुखी होते हैं, अर्थात वे अपने अंदर ही रखकर अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। एक उदाहरण के रूप में सोचिए एक किताब लिखने वाला लेखक जो अपने कमरे में घुसा रहता है और अपने विचारों में व्यस्त रहता है। उसका व्यक्तित्व रिजर्व्ड और इंट्रोवर्टेड होता है, अर्थात वे ज्यादा बातें नहीं करता और अपने विचारों को खुलेआम लोगों के सामने प्रकट नहीं करता है। उसका शांत और अंतर्मुखी व्यवहार उसके अंदर के विचारों और इमोशंस को दर्शाता है, जबकि वे दूसरों से कम बोलकर और अपने अंदर के विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑसियस टाइप के लोग कुछ चुनिंदा दोस्तों के लिए बहुत वफादार होते हैं। उन्हें नए दोस्त बनाने में या सोशलाइज करने में आसानी नहीं होती, लेकिन जब वो किसी को दोस्त मानते हैं तो वो कई सालों तक वफादार रहते हैं। उन्हें अक्सर जमीन का नमक कहा जाता है क्योंकि वो अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं व्यक्त करते, लेकिन जब जरूरत होती है तो हमेशा सहायक और भरोसेमंद होते हैं। अपनी पात्र व्यवहार में भी वो बहुत कम शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से लिखते हैं, बिना किसी अनावश्यक शब्दों या अलंकारों के। ये व्यक्ति भी आगे की सोच और योजना बनाने में मशहूर होते हैं। उन्हें आगे देखना और भविष्य के लिए तैयारी करना पसंद है, चाहे वो आर्थिक रूप में हो या जीवन के दूसरे पहलुओं में। उन्हें अचानक की स्थितियों से नफरत होती है और वो सब कुछ पहले से अच्छे से तैयार करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए सफर पर जाने से पहले वो कई हफ्ते पहले हर तफसील को ध्यान से सोचते हैं। यकीनन उनके पास सब कुछ तैयार होता है, अपने वस्त्र सामग्री से लेकर सामान तक। ये व्यक्तित्व गुण उन्हें मजबूती और स्थिरता प्रदान करते हैं, जो उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। चैप्टर 5। अब आते हैं 5वें टाइप पर, यानी सेरेब्रल टाइप। सेरेब्रल टाइप यानी द थिंकर उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके नर्वस सिस्टम का विकास दूसरे शारीरिक सिस्टम्स के मुकाबले ज्यादा होता है। यह सिस्टम दिमाग और नर्व्स को शामिल करता है और यहीं पर सोचने, कल्पना करने और सपने देखने जैसे मानसिक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि पाचन का मुख्य ऑफिस पेट होता है और दिल और फेफड़े रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैनेज करते हैं, वैसे ही दिमाग नर्वस सिस्टम के लिए हेडक्वार्टर्स का काम करता है। थोरैसिक सिस्टम को एक बड़ा फ्रेट सिस्टम की तरह सोचो, जो खून को शरीर में भरता है जैसे सामान। दूसरी तरफ नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स टेलीग्राफ नेटवर्क की तरह काम करता है। इसके नर्व्स शरीर के सभी हिस्सों से दिमाग तक फैलते हैं, हमारे देखे, सुने, छुए, चखे या महसूस की गई चीजों के बारे में संदेश भेजते हैं। जब दिमाग ये संदेश प्राप्त करता है तो वो फैसला करता है कि क्या कार्यवाही लेनी चाहिए और फिर नर्व्स के सिग्नल्स के जरिए मसल्स को यही आदेश भेजता है। एक्सट्रीम सेरेब्रल लोगों का सिर उनके शरीर के मुकाबले बड़ा होता है, लेकिन उनका एलिमेंटिव, थोरैसिक, मस्कुलर और ऑसियस सिस्टम्स आम से कम विकसित होते हैं। ये अंतर प्रकृति की एफिशिएंसी का नतीजा है, जो हर अंग के लिए सिर्फ उतनी जगह देता है जितना उसके बेहतर कार्य के लिए जरूरी होता है। सेरेब्रल और एलिमेंटिव गुणों का मिश्रण अक्सर व्यवसाय में सफलता और धन की पूंजी में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि एलिमेंटिव के सर बड़े नहीं होते क्योंकि उनका दिमाग इसके लिए जरूरी नहीं होता।
सेरेब्रल का बड़ा सिर उनके मजबूत दिमाग की वजह से होता है। प्रकृति सिर को दिमाग के अनुकूल बनाती है, बिल्कुल एक दस्ताना जो हाथ के अंदर मौजूद हाथ के रूप में बनता है। सेरेब्रल्स को हम विजनरी कह सकते हैं। विजनरी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी के स्पष्ट और व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान नहीं देते, बल्कि बड़े विचार और संभावनाओं पर केंद्रित रहते हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी नए आविष्कार को सोच लेते हैं जो उद्योगों को क्रांति ला सकता है, बिना ये सोचने के कि क्या ये व्यवहारिक है या क्या इसकी बाजार में कोई मांग है। उन्हें अक्सर अपने समय से आगे जन्मे कहा जाता है, क्योंकि वे दुनिया की जरूरत और उसका हल पहले से ही समझ लेते हैं। लेकिन उनका काम पर विश्वास नहीं होने के कारण उनकी विचारधाराओं का समर्थन करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है। इसके बावजूद विजनरीज ने राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी तरक्की को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनके अनोखे विचार उन्हें शुरू में व्यापक रूप से वांछित किया गया था। सेरेब्रल टाइप के लोग विचारशील होते हैं। विचारशील होने का अर्थ है सेरेब्रल टाइप के लोग विचारशील और सोचने समझने में निपुण होते हैं। उनका दिमाग बड़ा होता है, जिसकी वजह से वे समझने और समाधान निकालने में माहिर होते हैं। वे हमेशा नए विचारों और संभावनाओं को समझते और उन पर विचार करते रहते हैं, और इसमें उनका विशेष रुझान होता है। ये लोग सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक मुद्दे पर विचार करते हैं और नए तजुर्बे तथा ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं। उनका विचारशील दिमाग उन्हें आगे बढ़ने और नए दिशाओं में सोचने में मदद करता है, जिससे वे नए और उदाहरण युक्त विचार व्यक्त करते हैं। उदाहरण के रूप में एल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध विचारशील व्यक्ति थे, जिन्होंने अनेक नए सिद्धांतों को दुनिया को प्रस्तुत किया। सेरेब्रल टाइप के लोग किसी भी मुद्दे को समझने और समस्याओं का समाधान निकालने में निपुण होते हैं। उनका दिमाग तीव्र होता है, जिससे वे भिन्न प्रकार के विचारों और विचारों को समझने में सक्षम होते हैं। वे समस्याओं का विचार करते समय नए और प्रगतिशील दृष्टिकोण धारण करते हैं, जिससे उनका समाधान प्रगतिशील और उपयुक्त होता है। इन लोगों का विशेषज्ञता का स्तर उन्हें समझने और जीवन के प्रति प्रशिक्षण करने में मदद करता है, और वे अक्सर प्रतिक्रिया का समाधान निकालने में माहिर होते हैं। उनकी काबिलियत उन्हें समस्याओं का सही विचार करने और प्रगतिशील विचारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के रूप में स्टीव जॉब्स एक प्रसिद्ध विचारशील व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी काबिलियत और विचारों के जरिए एप्पल कंपनी को विश्वसनीयता और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सेरेब्रल व्यक्ति भावुक होते हैं और उन्हें कला, साहित्य और सामाजिक मुद्दों में रुचि होती है। उनका दिमाग संवेदनशील होता है, जिसके कारण वे कला, साहित्य और सामाजिक मुद्दों के प्रति अधिक प्रभावित होते हैं। वे अनुभवों को गहराई से महसूस करते हैं और इन अनुभवों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग शैलियों का इस्तेमाल करते हैं। कला और साहित्य में उनकी रुचि उनके व्यक्तित्व को समृद्ध और सृजनात्मक बनाती है, जबकि सामाजिक मुद्दों में रुचि उन्हें सामाजिक परिवर्तन के प्रति अधिक जागरूक और सहभागीदारी करने की दिशा में प्रेरित करती है। भावुक होने के कारण ये लोग अक्सर सामाजिक समस्याओं को समझने और उनका समाधान निकालने में संवेदनशीलता और दयालु होते हैं। उदाहरण के रूप में एक सेरेब्रल व्यक्ति जो कला में रुचि रखता है, कई अलग अलग कलाओं में कार्य क्षमता प्रदर्शित कर सकता है, जैसे कि चित्रकला, संगीत या नाट्य कला। उनका भावुक व्यक्तित्व उन्हें कला, साहित्य और सामाजिक मुद्दों के प्रति आंतरिक रूप से जोड़ता है और उन्हें उन मुद्दों पर गहरा विचार करने और उनका समाधान निकालने में प्रेरित करता है। सेरेब्रल व्यक्ति अक्सर इंट्रोवर्ट होते हैं और अपने विचारों में अधिक समय बिताते हैं। वे सामान्यतः अगलाव, चुपचाप और अंतर्मुखी होते हैं, जिनके कारण वे सामाजिक घटनाओं में शामिल होने से बचते हैं और अधिक से अधिक समय अपने विचारों में व्यर्थ लगाते हैं। इनका अंतर्मुखी व्यवहार उन्हें आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव करने की अनुमति देता है, जिससे वे अपने विचारों में समर्पित हो सकते हैं और अपनी विचारधारा को विकसित कर सकते हैं। ये लोग अधिकांश समय अपने दिमाग में खोए हुए होते हैं, जहां वे नए विचारों को विकसित करते हैं और विभिन्न मुद्दे और चुनौतियों का समाधान ढूंढते हैं। एक इंट्रोवर्ट सेरेब्रल व्यक्ति समाज में सामान्य व्यवहारिक घटनाओं से अलग रहता है और अपने विचारों में प्राथमिकता देता है, जिससे उनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी और गहन होता है। सेरेब्रल व्यक्ति क्रियात्मक होते हैं
और प्रगतिशील विचारों को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन वे क्रिया पर कम ध्यान देते हैं। वे समाज में नए विचारों को लाने में महारत रखते हैं और अक्सर सामाजिक, राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिक्रिया को प्रेरित करते हैं। उनका विचार विशेषणात्मक होता है, जिसमें उनका मुख्य ध्यान विचारों, सिद्धांतों और तथ्यों पर होता है। वे समाज में बदलाव लाने की दिशा में सोचते हैं और समस्याओं का निर्माण करते हैं। हालांकि वे क्रिया पर कम ध्यान देते हैं और अक्सर अपने विचारों में इतना व्यस्त रहते हैं कि व्यक्तिगत या सामाजिक क्रियाओं में शामिल होने में पीछे रह जाते हैं। इससे उनकी क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वे अपने विचारों को व्यक्त करने में अधिक व्यस्त होते हैं और क्रिया को व्यक्त करने में समय नहीं देते। ये ट्रेट्स उन्हें एक विचारों और संभावनाओं से भरपूर व्यक्तित्व बनाते हैं, जो उन्हें सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में प्रतिबद्ध बनाता है। चैप्टर 6। दोस्तों, अब हमने सारी टाइप की पर्सनालिटी समझ ली। आप लोगों ने बहुत बार ऐसी बातें सुनी होंगी किसी कपल के बारे में कि वो मिसमैच्ड है और एक दूसरे के लिए नहीं बने। बहुत बार हम सुनते हैं कई कहानियां, जैसे अरे बहुत दुख होता है कि ब्राउन्स का डिवोर्स हो रहा है। जॉर्ज और मैरी को तो मैं सालों से जानता हूँ और वो सच में बहुत अच्छे लोग हैं, पर उनके बीच में ट्यूनिंग नहीं हो पा रही। और सच तो यही है, जॉर्ज और मैरी और भी लोग खुद में तो अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी उनका जीवन साथी उनके लिए सही नहीं होता। जैसे कि स्क्वायर पेग को राउंड होल में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कई बार देखा गया है कि जॉर्ज और मैरी दोनों को जब उन्होंने किसी और से शादी की तो उनके लिए बेहतर था, तब उन्हें खुशी मिली। जैसे हमने पहले भी बात की थी, असली खुशी तब मिलती है जब हम वही करते हैं जो हमें करना चाहिए, सही माहौल में। शादी दो लोगों की कोशिश होती है इन लक्ष्यों को साथ में हासिल करने की, लेकिन कभी कभी वो एक दूसरे के लिए सबसे अच्छे नहीं होते। सरफेस में छुपी महत्वपूर्ण जानकारियां मानव व्यवहार के बारे में कुछ अहम सत्य प्रकट करती हैं, विशेष रूप से रिश्तों की बात करने पर। पिछले 10 वर्षों में अमेरिका में तलाक के कारणों पर किए गए अनुसंधान ने कुछ मुख्य सत्यों को प्रकाश में लाया है, जिसमें जोड़े के बीच में खुशी या उत्कर्ष बढ़ाने का मूल भूमिका समन्वय के महत्व को स्पष्ट करता है। पाया गया है कि व्यक्ति तब सबसे अधिक खुश होते हैं जब उनकी प्राकृतिक पसंद एक दूसरे को स्वाभाविक रूप से पूर्ण करते हैं, जिससे वह उन्हीं गतिविधियों में भाग ले सकते हैं जो उन्हें दोनों कानून में आने वाले हैं। उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं के अनुसार हर व्यक्ति को कुछ कार्यक्रमों और वास्तव में करने की तरक्की की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, जो उनके व्यक्तित्व प्रकार में स्पष्ट है। किसी के व्यक्तित्व को समझना हमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों में उनके पसंद और उन्हें किस तरह से संभालना पसंद है को समझने में मदद करता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छित स्थिति में जो कुछ चाहता है उस पर काबू नहीं पाता, तो वे दुखी और कम सफल हो जाते हैं। लेकिन कैसे पता चलता है सही व्यक्ति कौन है? आप सब यही सोच रहे होंगे। हाल ही के वैज्ञानिक आविष्कार ने उस मुद्दे पर प्रकाश डाला है। ये दिखाता है कि कुछ व्यक्तित्व प्रकार सहायक, खुश और समन्वित रूप से साथ रह सकते हैं, जबकि कुछ बस नहीं रह सकते। हर व्यक्ति को अपने आप से सही व्यवसाय और सही जीवन साथी ढूंढना चाहिए, क्योंकि यह हर इंसान की मूल्य आवश्यकता है। इनके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। सिर्फ एक में से एक हो तो भी जिंदगी अधूरी सी लगती है। इसलिए हर व्यक्ति को इन दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक समझ और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रस्ताव में एक अहम बात सामने आती है कि शादी सिर्फ दो लोगों को एक साथ लाने की कोशिश है, लेकिन कभी कभी वो एक दूसरे के लिए सही नहीं होते। हमारी कहानियों में हमने देखा है जॉर्ज और मैरी जैसे व्यक्ति खुद में अच्छे होते हैं, लेकिन उनका जीवन साथी उनके लिए सही नहीं होता। इस तरह के रिश्तों में दोनों पार्टीज को अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप साथी चुनना चाहिए, ताकि दोनों के बीच एक समन्वय और सहयोग हो सके। ये प्रक्रिया समझने और अपनाने से व्यक्ति अपनी खुशी और सफलता को बढ़ा सकता है। चैप्टर 7। दोस्तों, समाज में लोगों की स्थिति का एक बड़ा पिरामिड होता है। उसके ऊपर वाले हिस्से में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, जबकि नीचे बहुत से और लोग होते हैं जो सफलता नहीं पाते। दोनों के बीच में वहाँ विभिन्न लोग होते हैं, कुछ जो जीवन काटने की कोशिश में हैं और कुछ जो महानता की दिशा में अग्रसर हैं। अधिकांश लोग श्रमिकों, लिखाकार, छोटे व्यवसायियों
और घर के लोगों में पड़ते हैं, जो समाज का खास सहारा समझे जाते हैं, लेकिन असफलता और प्रसिद्धि के बीच का फैसला पार करने में असंभव नहीं है। बहुत से लोग इसे जल्दी कर चुके हैं। एक आम भ्रम है कि प्रसिद्धि सिर्फ वर्षों की कठिन मेहनत का परिणाम है। सच्चाई ये है कि 1000 वर्ष की मेहनत भी एडिसन, मार्कोनी, क्यूरी, रॉकफेलर, रोजावेल्ट, विल्सन, ब्रायन, फोर्ड, बेबी रुथ, कार्पेंटियर, मैरी पिकफोर्ड, कैरुसो, स्पेंसर या इमर्सन जैसे व्यक्तियों को नहीं बना सकती। सबसे ऊपर के शिखर पर एक महत्वपूर्ण जगह उन लोगों के लिए है जो अपना असली कॉलिंग समझ चुके हैं। उनके लिए काम मुश्किल नहीं लगता, उनका शरीर कभी थकता नहीं, उनका दिमाग कभी थक जाता है और समय का महत्व खो जाता है। वे अपने व्यवसाय में व्यस्त होते हैं जिसे करने के लिए उन्हें बनाया गया था और ये उन्हें खेल समझ में आता है। थॉमस एडिसन अपने काम से इतना प्यार करते थे कि वो आमतौर पर रात में 4 घंटे से कम सोते थे। जब वो किसी अपने प्रयोग पर काम करते थे तो वो उनका खाना भूल जाते थे। दिन रात का कोई फर्क नहीं होता था उनके लिए और वो अपने आविष्कार पर ध्यान लगा के उसे पूरा करते थे। दुनिया के हर महत्वपूर्ण सफलता की कहानी शुरू होती है हार से। ये देखना दिलचस्प है कि कुछ ऐसे सफल व्यक्ति पहले किस तरह से लड़ रहे थे। डार्विन अपने शिक्षा के बावजूद मंत्री बनने की कोशिश में असफल रहे। हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कई सालों तक इंजीनियर बनने की कोशिश की लेकिन असफलता का सामना किया। अब्राहम लिंकन 30 साल की उम्र में अपने आप को एक असफल वकील समझते हुए एक दोस्त की बुलाई हुई दावत को इनकार कर दिया। बेबी रुथ एक दर्जी के रूप में असफल रहे। हॉथॉर्न ने स्कारलेट लेटर लिखते समय कस्टम हाउस क्लर्क के रूप में असफलता का सामना किया और थियोडोर रूज़वेल्ट ने नॉर्थ डिकोटा में एक घास चराने वाले काउबॉय के रूप में संघर्ष किया, जिसके कारण उन्होंने फ्रंटियर जीवन छोड़ दिया। ये लोग इसलिए असफल हुए क्योंकि इन्होंने उन कार्यों का समर्थन करने की कोशिश की जिनमें उनका भाग्य नहीं था। लेकिन अंत में हर व्यक्ति ने अपना असली उद्देश्य खोज लिया और एक बार जब उन्होंने इसे पा लिया, सफलता उनके लिए आसान हो गई, जिसने उन्हें प्रसिद्ध बनाया। अब आप सोचेंगे कि आप कैसे सक्सीड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कॉलिंग को आइडेंटिफाई करना होगा। मान लीजिए आप में से कोई नौकरी ढूंढ रहा है। सवाल उठता है कि जब कोई नौकरी के सुझाव पर विचार कर रहा होता है तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल को खुद से पूछना चाहिए। ये सवाल होते हैं, इस पोस्ट की जिम्मेदारियां क्या है? क्या मेरे पास जरूरी क्वालिफिकेशन है? क्या मैं इस किरदार में उचित ढंग से काम कर सकता हूँ? क्या मुझे इस पोस्ट से जुड़ी काम की सुविधा पसंद है? लेकिन देखा गया है कि अधिकतर उम्मीदवार सिर्फ एक ही प्रश्न पूछते हैं अपने आप से, सैलरी क्या है? ये एक महत्वपूर्ण तथ्य को भी भूल जाते हैं। चाहे सैलरी जितने भी आकर्षक क्यों ना हो, ये व्यक्ति के प्रदर्शन पर निर्भर है। अगर उनका काम अच्छे से नहीं होता तो उन्हें उस सैलरी से भी ऐसे भी खतरा है। विरोध में, अगर शुरुआती सैलरी सीमित है तो एक योग्य व्यक्ति अपने हुनर का इस्तेमाल करके समय के साथ इसे बढ़ा सकता है। और अगर वर्तमान स्थिति में कोई भी व्यक्ति बड़े मूल्य आकांक्षा की सैलरी नहीं देता तो प्रतिभा का प्रदर्शन बेहतर वेतन के अवसर पर पहुंचा सकता है। नौकरी देने वाले हमेशा ऐसे व्यक्ति की तलाश में होते हैं जो आम लोगों से थोड़ा बेहतर काम कर सकते हैं और वे उन्हें उस हिसाब से मुआवजा देते हैं, क्योंकि ये अंत में व्यापार को लंबी धारा में फायदा पहुंचाता है। ये जो वोकेशन या करियर चुनना है वो बस पैसा कमाने के लिए होना चाहिए, ये गलतफहमी है। अगर आपके प्रकृति या एप्टीट्यूड से मेल नहीं करता तो आप उसमें कभी असली तरह से सफलता नहीं पाएंगे। हर इंसान की अपनी खासियत होती है और उसके अनुसार ही उसका करियर चुनना चाहिए। कुछ लोग करियर सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें आसान लगता है, पर सच तो ये है कि काम आसान तब होता है जब आपके लिए वही किया जाए जो आपको सच में करना चाहिए। कई बार लोग प्रोफेशन सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो उन्हें अच्छे तरह से कपड़े पहनने की अनुमति देता है, लेकिन याद रखिए, आपको सिर्फ परमिशन नहीं बल्कि उसमें एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। कभी कभी नौकरी सिर्फ इसलिए चुनी जाती है क्योंकि उसमें कम घंटे होते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको नुकसान ही होता है। एम्प्लॉयज को ये पता होता है और वो इस हिसाब से ही आपको भुगतान देते हैं। शुरुआत में एक्स्ट्रा फ्री टाइम अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको नुकसान ही देगा। इसलिए कम समय वाली नौकरी सिर्फ इसलिए ना चुने
कि वो आपको आपके इनिशियल स्टेज में ही फायदा पहुंचाएगा। कभी भी करियर सिर्फ इसलिए ना चुने क्योंकि वो पॉपुलर या सुनने में अच्छा लगता है। अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से करियर चुनना चाहिए। हम सक्सेस को कैसे अप्रोच करते हैं, ये कहीं ना कहीं बचपन में हमारे माता पिता ने हमें कितना एनकरेज किया है और कितनी ऑटोनॉमी दी है, इस पर डिपेंड करता है। माता पिता को उनके बच्चों को देखने और उनके गुणों का अंदाजा करने के तरीके के आधार पर 3 मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है। वो लोग जो अपने बच्चों के गुणों का अत्यधिक अनुमान लगाते हैं, वो लोग जो उनके बच्चों के गुणों का कम अनुमान लगाते हैं, और वो लोग जो उनके बच्चों के गुणों का कोई अनुमान नहीं लगाते। अधिकांश माता पिता पहले समूह में आते हैं, जहां वे अक्सर अपने बच्चों के लिए अत्यधिक उम्मीदें रखते हैं। ये अक्सर उनके बच्चों को असल में कामयाबी नहीं दे पाने का दुख देती है, जिससे माता पिता और बच्चे दोनों निराशा महसूस करते हैं। दूसरी ओर कम से कम माता पिता एक छोटे समूह का हिस्सा होते हैं जो अपने बच्चों के गुणों को कम समझते हैं। ये माता पिता अक्सर अपने बच्चों की सफलता से प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत में बहुत कुछ उम्मीद नहीं रखी थी। ये एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न कर सकता है जहां बच्चे अपने माता पिता की उम्मीदों से ऊपर उठ जाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और स्वाभिमान बढ़ जाता है। लेकिन सबसे प्रभावशाली प्रक्रिया उन माता पिता द्वारा अपनाई जाती है जो अपने बच्चों पर अपने आकर्षण और व्यक्तिगत रुचियां नहीं लगाते, बल्कि उन्हें उनके प्राकृतिक प्रतिभाओं और रुचियों को पुनर्तः आजमाते हैं। ये माता पिता अपने बच्चों की विशेषताओं और योग्यताओं को समझते हैं और उन्हें उनकी उत्कृष्टता तक पहुंचाने के लिए उन्हें सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। मिसाल के रूप में सोचिए एक माता पिता जो अपने बच्चे की एकेडमिक योग्यताओं को अधिक मनाते हैं और उन्हें ऐसे विषयों में उन्नत करने के लिए दबाव डालते हैं जिनमें उनकी रुचि या योग्यता नहीं है। ये बच्चे के लिए तनाव और चिंता का कारण बन सकता है, अंततः उनके विकास और खुशी को खतरे में डाल सकता है। विपरीत रूप से एक माता पिता जो अपने बच्चे की कलात्मक प्रतिभाओं को कम मानते हैं, उन्हें उनके चित्रकला के शौक को पूरा करने से रोक सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे उनकी क्षमताओं को अनावश्यक रूप से घटा देते हैं। इसके विपरीत वह माता पिता जो एक संतुलित उपाय लेते हैं और अपने बच्चों की प्राकृतिक प्रतिभाओं को समर्थन देते हैं, उन्हें असली रूप से उन्नत और सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं जहां वे सच में रुचि रखते हैं और निपुण हैं। इसमें शिक्षा के संसाधनों तक की पहुंच, उन्हें उपलब्ध कराना, उन्हें प्रशंसा और प्रोत्साहन देना शामिल हो सकता है। अंततः माता पिता के बच्चों को देखने और उनके गुणों का अनुमान करने का तरीका उनके विकास और भविष्य की दृष्टि से उन पर गहरा असर डाल सकता है। अपने बच्चों की प्राकृतिक प्रतिभाओं और रुचि को पहचान कर उनका समर्थन करके माता पिता उन्हें उनकी पूरी संभावना तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं और उन्हें खुशियों से भरपूर जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आज हमने जितने पर्सनालिटी टाइप्स पढ़े उनके लिए बेस्ट वोकेशन क्या होंगे। व्यावसायिक सुझावों के अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और प्रवृत्तियों के अनुकूल अलग अलग क्षेत्रों में सफलता पा सकते हैं। द एलिमेंटिव टाइप के रूप में लोग अपने घर से बाहर निकलकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि होटल्स, इवेंट्स या रेस्टोरेंट्स में, जहां उनकी गर्मजोशी और अतिथि प्रेम उन्हें काम में आनंद देता है। उनकी नेचुरल टेंडेंसी जो अतिथि प्रेम और देखभाल में प्रगतिशील होती है, उन्हें गेस्ट रिलेशंस या इवेंट मैनेजमेंट में सफलता प्रदान कर सकती है। द थोरैसिक टाइप के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फैशन इंडस्ट्री उनके व्यक्तित्व को समझने में मदद करते हैं, जहां वो अपनी क्रिएटिविटी और चार्म से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ये लोग एक्टर्स, सिंगर्स, फैशन डिजाइनर्स या स्टाइलिस्ट्स के रूप में सफलता पा सकते हैं, जहां उनका कैरिस्मेटिक व्यक्तित्व उन्हें स्पॉटलाइट में ले जा सकता है। द मस्कुलर टाइप के लोग स्पोर्ट्स में, कंस्ट्रक्शन या लॉ एनफोर्समेंट में अपना करियर बना सकते हैं, जहां उनकी शारीरिक शक्ति और अनुशासन का महत्व होता है। उनका फिजिकल स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन उन्हें रोल्स में सफलता दिलाने में मदद करता है, जैसे कि एथलीट्स, बिल्डर्स या लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स। द ऑसियस टाइप के लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स या फाइनेंस में अपना करियर बना सकते हैं, जहां उनकी समुचित सोच और निहितता की जरूरत होती है। उनका सिस्टमैटिक अप्रोच और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की वजह से
वो लीडरशिप पोजीशंस में या फाइनेंस सेक्टर में सफलता पा सकते हैं। और द सेरेब्रल टाइप के लिए साइंटिफिक रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या राइटिंग में अपना करियर बना सकते हैं, जहां उनकी एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग की महत्व होती है। ये लोग साइंटिस्ट्स, डाटा एनालिस्ट्स, राइटर्स या कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के रूप में सफलता पा सकते हैं, जहां उनकी तार्किक और व्यावसायिक सोच उन्हें इनोवेशन और ज्ञान में वृद्धि कराने में मदद करता है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव, रुचि और क्षमताओं के अनुकूल अपने व्यावसायिक मार्ग को चुन सकता है, जो उनके व्यक्तिगत विकास और सफलता का मूल है। टू कंक्लूड, आज जब हमने अलग अलग व्यक्तित्व प्रकार जैसे द एलिमेंटिव टाइप, द थोरैसिक टाइप, द मस्कुलर टाइप, द ऑसियस टाइप और द सेरेब्रल टाइप को समझा, तब हमारे सामने ये साफ हो गया कि हर पर्सनालिटी टाइप अपनी खास ताकत और गुण लेकर आते हैं, चाहे वो एलिमेंटिव टाइप की नरमी और मेहमान नवाजी हो, या थोरैसिक टाइप की चमक और रचनात्मकता हो, या फिर मस्कुलर टाइप की शारीरिक शक्ति और अनुशासन हो, या ऑसियस टाइप की व्यावसायिक सोच और विश्वसनीयता हो, या सेरेब्रल टाइप की तीव्र सोच और नई सोच हो। हर व्यक्ति अपने चुने हुए रास्ते में उन्नत हो सकता है। इन अलग अलग व्यक्तित्व प्रकारों को समझकर और अपनाते हुए हम अपनी जिंदगी को नहीं सिर्फ अमीर बना सकते हैं, बल्कि हमारे समाज में दूसरों के विभिन्न प्रतिभाओं और योगदान को भी समझते हैं। चलिए इस विवाद को मान्यता और विभिन्नता की शक्ति का उपयोग करके सभी के लिए एक ज्यादा वाइब्रेंट और समावेशी दुनिया बनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।